हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी एक कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो बनाने की। अभी तो स्टार्ट किए, पता नहीं वीडियो पूरा हो पाएगा कि नहीं। 100 क्वेश्चंस है मैथ के। और मैं एक चीज बोल रहा हूँ इसके अंदर कि 100 क्वेश्चन देखने के लिए हैं, बट इसमें बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं है। जब हम पीवाईक्यूज बेस्ड बोलते हैं ना, तो फिर आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? क्या रियल पीवाईक्यूज मिल जाएंगे आपको? कहाँ से मिलेंगे? एसएससी का एग्जाम दे रहे हो क्या? रेलवे का दे रहे हो क्या कि आंसर की बाहर आते हैं? नहीं ना, इनके क्वेश्चंस ये लोग बाहर बताते ही नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड होते हैं, जो बच्चे आते हैं बाहर बताते हैं। और बताओ मेरे को एक चीज, जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, क्या बच्चों को याद रहता है बाहर निकल के? नहीं रहता है। तो इजी टू मॉडरेट लेवल के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट रहते हैं। अगर 25 सवाल मैथ के आ रहे किसी एग्जाम में, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी एग्जाम में 20-25 सवाल आते हैं, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो मोस्ट डिफिकल्ट होते हैं, बाकी इजी टू मॉडरेट रहते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। डिफिकल्ट क्या भड़ में, इजी मॉडरेट वाले कर रहे हैं हम लोग। बाकी अगर इन सबको जो कर ले रहा है ना, टाइम रहते डिफिकल्ट वालों को भी वो कर ही लेते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबका सेम ही रहता है, कैलकुलेशन का खेल है। ठीक है भाई, ये असिस्टेंट कमांडेंट कोस्ट गार्ड एंड नाविक जीडीबी यांत्रिक दोनों एग्जाम्स के लिए काम के लिए है, मतलब तीनों चारों एग्जाम के लिए, जीडीडीबी यांत्रिक प्लस में असिस्टेंट कमांडेंट। और कुछ लोग कह रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट की जो सिलेबस होती है टेक्निकल की और नॉन टेक्निकल की अलग होती है, बस एक ही तो होती है, अलग अलग थोड़ी होती है। अच्छा, लगे हाथ 2-3 चीजों का प्रमोशन कर देते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। भाई देखो, अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जाओ ए टू जेड स्टडी ऐप पे, हमने 10 मॉक दे रखा है। तो वहां पे एक मॉक फ्री भी कर दे रहे हैं हम लोग, मॉक टेस्ट नंबर 1। आपने अगर एग्जाम के एक दिन पहले या फिर एग्जाम सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में दे रहे हो तो बैठे बैठे मॉक लगा के देखिए, ठीक है। या फिर जो भी आप एक मॉक फ्री लगा सकते हो, लेकिन हाँ, आप इसको बाय करके लगाते हो तो हमें अपना सपोर्ट फील होगा कि हमने आपके लिए जितना भी काम किया, तो आपने एक सपोर्ट के तौर पे इस मॉक टेस्ट को बाय करा। इसकी प्राइस 113 रुपीज है, ए टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऐप से रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है तो हमारी टीम को व्हाट्सअप कर लो 7279047787। एंड सेम चीज नाविक जीडीबी यांत्रिक के लिए 49 रुपीज में है, ठीक है। 15 टेस्ट वहां पे है। और लास्ट में देखो, जीडीडीबी यांत्रिक तीनों और असिस्टेंट कमांडेंट, इन सभी एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो पीडीएफ्स आती हैं, उनको टाइम रहते कर लेना, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम के बाद देखना बहुत सारी चीजें आपको यहां से देखने के लिए मिलती हैं। साइंस की जो है टॉप 500 सीरीज की 500 क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट इसके अंदर, इस तरीके से। साथ में ई बुक जो हमने असिस्टेंट कमांडेंट का और नाविक का दोनों का अलग अलग बना रखा है, वो आपके एग्जाम के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में इस तरीके से, एक साइड हिंदी में एक साइड इंग्लिश में। साथ में आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस और वोकैब की पीडीएफ, साथ में आपको मैथ की और साथ में रीजनिंग की सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ है। लास्ट टाइम में जो भी चीजें, जहां पे सब मत खरीदो, मैं नहीं कहता हूँ सारी चीजें पढ़ लो, टाइम नहीं आपके पास, लेकिन जो सब्जेक्ट वीक है, लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम है, एटलीस्ट वो पीडीएफ बाय करके पढ़ लो। ये पेड पीडीएफ हैं, फ्री वाली तो मैं टेलीग्राम पे देता ही हूँ। टेलीग्राम पे सर्च करोगे @A to Z स्टडी, और जो ये क्लास मैं यूट्यूब पे करा रहा हूँ ना, वो उसी क्लासेस की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे देता हूँ। बट जो पेड पीडीएफ है वो आप हमारी टीम को मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे पेमेंट कर दोगे, व्हाट्सएप पे पीडीएफ को सेंड कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम इनको करके ही जाना। आ जाओ, इजी लेवल का सवाल है, करते हैं। ए एक काम को ना 12 दिन में कर रहा है और बी 24 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों 4 दिन के लिए साथ मिलकर करते हैं तो काम कितना अंश बाकी रह जाएगा। ए कैन डू अ वर्क इन 12 days एंड बी इन 24 days। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 days, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज लेफ्ट? बोलोगे हैं ये कैसे बनेगा? भाई देखो, अगर ये कहता ना कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 12 × 24 बटा में 12 + 24 करके आंसर निकाल लेते। बट सुनो, ठीक है, पहले तो एटलीस्ट ये निकाल लो ना कि ए और बी पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तब निकाल लेना कि भाई वो 4 days में कितना करेंगे, 5 days में कितना करेंगे, वो तो अलग सी चीज है, ठीक है भाई। तो ए और बी मिलकर कितना दिन में करेंगे? 12 दिन और 24 दिन में मिलकर करते हैं, तो A × B और A + B, ये फॉर्मूला यूज करते हो तो हो जाएगा 12 × 24/36। ओके, ये 12 से 3 टाइम्स में कटेंगे और यहाँ से 8 बार में कटेगा। मतलब भाई ए और बी मिलके इस काम को 8 days में करेंगे। मेरे को बात बताओ, अब इस सवाल में क्या करना है? जब 8 days में 100% कर रहे हैं, तो 4 days में कितना करेंगे भाई? काम का 50%, 50% को हाफ कहते हैं। और कहते हैं ना कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा बाकी, आधा काम हुआ आधा बाकी। तो 4 दिन के बाद करने पे कितना काम बचेगा? आधा कर दिया, आधा रह जाएगा। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा भाई? रिमेनिंग कितना वर्क है हमारा? हाफ वर्क हमारा बाकी है। तो ये तो दिमाग लगाने वाली चीज है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, ये तो मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन है। P का 4/3, अब ये पिछली बार असिस्टेंट कमांडेंट में भी ऐसे क्वेश्चन दे रखे थे। और Q का 1/7 है, तो P और Q की वैल्यू बताओ, कर लोगे? ठीक है, तो P और Q कैसे निकालोगे? P/Q करोगे और ये 3 ना इधर जाएगा और ये 4 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/4
21, सॉरी 28 हो जाएगा ना, 4 × 7 करोगे तो 3:28 हो जाएगा। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चंस बीच में ना ऐसे ऐसे डाल देते हैं ये लोग, तो मत सोचना कि सारे इजी लेवल के होंगे, नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, कुछ कुछ मॉडरेट रहते हैं, कुछ कुछ डिफिकल्ट भी रहते हैं। ये देखो, ए बी से 35% ज्यादा, बी सी से 65% कम है, ए बी सी का रेशियो निकाल लो। ए का रिलेशन बी से दे रखा है और बी का रिलेशन सी से दे रखा है, तो भाई ए बी सी निकालने का मेरे को सबसे पहले देखो सी का रिलेशन पता, सी का वैल्यू पता रहेगा तो हम बी निकाल लेंगे, और बी का पता रहेगा तो भाई हम ए निकाल लेंगे। तो सी मान लो ना 100 है, तो कह रहा है बी ना सी से 65% कम है, तो 65 घटा दोगे उसमें तो 35 मिल जाएगा, तो बी 35 हो जाएगा। और ए जो है ना बी से मोर देन 35%, तो भाई ये 35% में 35% बढ़ा दोगे ना, जो वैल्यू आएगा वो आएगा। रहन दो इनको इतना ही पे, ठीक है। हम बाकी रेशियो पूछ रहा है तो कटा लेंगे। ए हो गया 35 × 135/100, रेशियो बी हमारा सिर्फ 35 है, सी हमारा 100 है। क्लियर है? 5 से कटाओ, सब में कुछ कुछ कटेगा क्या? 5 से 7 बार में, 7 बार में, ये 2 बार में, और कुछ कटेगा नहीं। तो ये क्या कर सकते हो भाई, बोलोगे सर ये जो है ना थोड़ा सा कटेगा 5 से, बोलोगे कैसे कटेगा? तो एक चीज यहाँ पे देखो, थोड़ी सी गंदगी फैला रखी हमने। ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है और यहाँ पे देखो डेसिमल में वैल्यू है क्या कहीं भी? देखो तो इधर है, तो कैसे बनाओगे? ये जो 100 है नीचे, वो इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 × 135, रेशियो 7 × 100, रेशियो 20 × 100। तो कटेंगे क्या 5 से? 5 2 से 70, 5 से 35 होता ना, 5 7 से 35, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 से 20 टाइम्स में कटेंगे और ये 5 से 4 बार में कटेंगे। बोलोगे अभी भी बहुत ज्यादा सड़ियल टाइप का क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है यहाँ, तो अपने को इतना कैलकुलेशन जब दिखता है ना तो इतना नहीं जाएंगे। इसको पता है क्या करते हैं हम लोग, ए को यहीं पे क्या करेंगे ना, कटा लो, जो भी वैल्यू आता है यहीं पे कटा लो। इतना बड़ा कैलकुलेशन करना थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है अपने को। ये हो जाएगा कितना, 5 से 7 बार में, 5 से ये 4 बार में कट गया। ओके, अब कटेगा क्या किसी चीज से? यहाँ पे अगर हम कटा रहे होते तो बोलते कि नहीं, अब तो लग तो नहीं रहा। 5 से 20 बार में कटेगा, 4 बार में नहीं। और ये अब 5 से 4 बार में कटाओगे तो ये 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 3 17। ठीक है, अब ये बाई 4 हो गया, तो 4 6 16, फिर हो जाएगा हमारा 4 7 28, ऐसे करके यहीं से अपने को कटाते रहते हैं हम लोग। यहाँ 79 नहीं 89 आएगा ना, ठीक है। तो फिर कटाओगे तो 4 6 16, फिर हो जाएगा 4 7 28 और फिर 4 दूनी 8, 4 5 20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए का वैल्यू। इनको हटाओ, इनका कोई यूज नहीं है अपने को, ठीक है, इनका कोई यूज नहीं है, फालतू का हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए की वैल्यू ये 47.25 रेशियो, बी हमारा 35 है, सी हमारा 100। हम यहीं पे कर सकते थे, और हम जब चीज़ों को बड़ा करेंगे तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो शॉर्टकट में ही करके निकल लो। हम यहाँ पे भी उसी टाइम कर सकते थे, बट मैंने सोचा कि चलो ऊपर नीचे सब कटाते हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अपने को कैलकुलेशन बढ़ रहा था, तो मैंने यहीं पे कर लिया। ठीक है, तो यहीं पे हम करके इसको आगे निकल लेते, ऑप्शन ए हमारा सही है। ऐसे एग्जाम में सवाल दे देंगे कैलकुलेटिव थोड़ा बहुत, जो कि अपने को दिमाग का दही कर सकता है एग्जाम में। मान लेते हैं ना एन सबसे बड़ी संख्या है, जिससे 1305, 4665 और 6905 को विभाजित करेंगे तो प्रत्येक मामले में एक ही शेष प्राप्त होगा। एन में अंकों का योग क्या है भाई? देखो, लेट एन बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1305, 4365 एंड 6905, लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, देन सम ऑफ द डिजिट इन एन इज व्हाट? भाई देखो, पहली चीज तो ये, जब भी हम एलसीएम एचसीएफ पढ़े होंगे तो मैंने कहा था ना कि ये कॉन्सेप्ट, जब भी सेम रिमाइंडर देगा तो हम लोग क्या करते हैं ये बताओ, बोलोगे क्या करते हैं? बी माइनस ए और सी माइनस बी, और जो वैल्यू आता है उनका एचसीएफ निकालो। तो बी के जगह पर मेरा 4665 माइनस ए के जगह हमारा क्या भाई 1305। ठीक है, इनको कर लो, एंड हमारा यहाँ पे क्या है सी माइनस ना, तो 6905 और इसमें से 1305 माइनस करा लो, जो वैल्यू उसको कर लो। सी माइनस बी करना है, सी तो सॉरी ए हमारा ना ये 1305, बी हमारा 4665 है। तो ये डेटा थोड़ा सा ठीक से लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और ये जो वैल्यू आते हैं ना, पहले वो चीज देख लो, ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, 6 3 एंड 3, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 8 में से 6 दिया 2, और ये 2 22 40, ठीक है। अब मैं इनका क्या कर सकता हूँ, एचसीएफ निकाल लेंगे हम लोग। क्या लग रहा है, ये सभी किसी चीज से जाएंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 और 9, ठीक है। अगर मैं कटाता हूँ भी ना तो 2 2 4 0 एंड 3 3 6 0, तो एक बार में जाएगा 2 2 4 0
211, ठीक है। तो 1 1 20 और ये यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, तो मतलब एचसीएफ 1120 हो गया हमारा, ठीक है। तो क्या रहा भाई, तो शेष प्राप्त होगा एक ही, मतलब तो एन में अंकों की संख्या, तो वो एन की वैल्यू तो ये है ना, वो सबसे बड़ी वैल्यू तो यही एचसीएफ ही है। तो फिर पूछ रहा है एन में अंकों का योग क्या होगा, तो 1 + 1 + 2 + 0, मतलब 4 हो जाएगा हमारा हमारा ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल भी पढ़ा हुआ था ना, कि जब भी ऐसे सवाल देगी कोई बड़ी सी लार्जेस्ट वैल्यू बताओ जो किसी नंबर्स को, 3 नंबर 4 नंबर को है ना, जो 3 ही नंबर जनरली देता है, उनसे डिवाइड करेंगे ना तो सब में सेम रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो वो नंबर क्या है ऐसा पूछता है। तो वो नंबर निकालने के लिए, एन निकालने के लिए हम उसका क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा के पहले हम b - a c - b एचसीएफ निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगा, और एचसीएफ एन हो गया, और उन्हीं एचसीएफ को सम करेंगे उनके डिजिट्स का। तो ये थोड़ा सा एक लाइन बढ़ गया यहाँ पे सवाल में, कि अब उनके एचसीएफ के डिजिट का सम करना है। तो थोड़ा सा यही आपको एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है, ये क्या कह रहा है ये चीज। एक देखो, एक विक्रेता के पास 1000 किलोग्राम जो है गेहूं में, उसमें से वो एक हिस्सा 8% प्रॉफिट पे बेचता है, बाकी 18% प्रॉफिट पे बेचता है, तो पूरे लेन देन में 14% उसको प्रॉफिट होता है। तो बताओ कितनी मात्रा ना उसने 18% लाभ पे बेची है, ठीक है भाई। अ वेंडर हैज 1000 kg ऑफ व्हीट, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स at 8% profit and the rest at 18% profit. He gain 14% at whole. Find the quantity of wheat at which he sold at 18%. ठीक है भाई, देखो 1000 kg है ना पूरा, इसको रहन दो, हम लोग मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। एक को 8% प्रॉफिट पे बेचा, एक को कितने पे बेचा, छठा कितना पे बेचा, ये 18% पे बेचा है। ओवरऑल पे कितना प्रॉफिट हो रहा है इसको, 14%। तो मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करो ना सर, 18 - 14 कर लो, तो ये हमारा इधर वाला 8% का मिल जाएगा, और 14 - 8 कर लेंगे तो हमारा 18% वाला मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 4 और रेशियो 6, तो मेरे को मिल जाएगा कट के 2:3। तो जो भी इनका प्रॉफिट का रेशियो है ना, सॉरी सेलिंग करने की जो क्वांटिटी है ना, 2:3 में बटेंगी। तो पूछा है मेरे को 18% वाले पे, तो ये मेरा 8% रेशियो, 18% का रेशियो, तो ये तो 3/5 कर दूंगा, बिकॉज रेशियो को ऐड कर देते हैं, और टोटल 1000 kg है, तो मैं इनको कर सकता हूँ डिवाइड। तो मेरे को पूरे 3 × 2 कितना हो जाएगा, 600। तो 600 kg गेहूं उसने 18% प्रॉफिट पे, 18% प्रॉफिट पे बेच रखा है। क्लियर है भाई। चलो आगे देख रहा है, एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है, किस प्रकार करता है, जिस प्रकार उसको करना चाहिए, करता है कि अपने पुत्र और पत्नी के शेयर तथा पत्नी और पुत्र का शेयर का रेशियो जो है ना, क्या कह रहा है, पुत्र और पत्नी का शेयर तथा पत्नी और पुत्री, अच्छा पुत्री है लास्ट में, शेयर के रेशियो जो है ना 3:1 में है, ठीक है, अनुपात में हो। यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 कम का शेयर मिलता है तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा। अ मैन डिवाइड्स, ठीक है, हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज सन शेयर टू हिज वाइफ एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर आर बोथ एज इन द रेशियो of 3:1. If the daughter gets 10,000 less than son, the value in rupees of the whole property. भाई सुनो, उसका बेटा को हम लिखते हैं S और उसकी वाइफ पत्नी को W लिख देते हैं, ठीक है। एंड सेम रेशियो में वाइफ और डाउटर का रेशियो भी 3:1 है। भाई देखो S रेशियो W हमारा 3:1 है, W रेशियो D हमारा 3:1 है, तो हम क्यों नहीं SWD निकाल सकते हैं ना यहाँ से, बिकॉज जहां से एंड हो रहा वहीं से शुरुआत हो रहा है। याद करो जो मैंने रेशियो में पढ़ा रखा था यूट्यूब पे भी, पेड बैचेस की तो एक अलग कहानी है, उसमें सब पढ़ाया, यूट्यूब पे ही पढ़ाया। अगर जहां से रेशियो एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 9 आ गया, 3 × 3, फिर क्रॉस करेंगे 3 1 और ये हो गया हमारा 1। तो सन वाइफ और डाउटर में इस रेशियो में उसने पैसे बांटे 9:3:1 में। तो पूछ रहा है क्या कह रहा है, पुत्री को पुत्र से, मतलब डाउटर माइनस सन जो है ना वो 10,000 है, तो भाई 9x - x, क्योंकि मान लो ना सन का 9x है, फिर वाइफ का उसकी 3x है, डाउटर का 1x है, इज इक्वल टू 1 पे 4 0, तो 8x बराबर हो जाएगा 100 × 100। बोलोगे कैसे कर दिया रे भाई, 100 × 100, 4 2 जा और ये 25 बार में, और ये 2 कट गया मेरा 50 बार में, इसीलिए मैंने कहा था 25 × 5 होता है 125, 1 0, तो x की वैल्यू ये हो गई। तो बताओ पूरी संपत्ति का मूल्य कितना है, तो तीनों का जोड़ दो ना, पूरा कितना हो जाएगा, टोटल उसका कितना हो जाएगा, 9x 3x और x, इतना ही पैसा था जो कि बांट दिया, 9 4 होता है 13, 13x हो जाएगा। तो 13 × 1250 कर लो, कटेगा क्या 1 0 5 30, 125 को कर लो इधर 13 बार में,
25 5 6 15 3 दूनी 6 1 7 और 5 7 5 12 मतलब 2 यूनिट डिजिट, एक तो सॉरी 5 एंड 2 250 ले दोनों के अंदर है, ए के अंदर पूरा छुट्टा बनवा करवा के मानेगा ये। ठीक है, ये हो गया हमारा 3। हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं ना, इधर कर लेते हैं रफ को, नीचे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, जगह नहीं बचा मेरा। ये हो गया ठीक है 375 और ये हो गया हमारा 125, 5 12 5 6 और ये हो जाएगा हमारा 2 1 हो जाएगा। तो 16 250 है क्या, कहाँ पे है, ऑप्शन ए के अंदर ही है। ठीक है, नीचे इतना छोटा छोटा हो गया ना कि लिखने में नहीं बन रहा था, और कुछ बात नहीं है, इसलिए मैंने उधर लिखा। बाकी कैलकुलेशन है। अब पता है क्या होता है, यहाँ पे अगर सब में दोनों में 2 2 अगर नहीं रहता ना तो हम गेम खेल लेते, किसी एक में 2 रहता तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट 3 डिजिट लास्ट वाले ना सब में दोनों में सेम है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई अपने को। चलो टोटल प्रॉपर्टी तो निकाल लिया एक इंसान का। आगे कह रहा है फ्लैट संख्या 204 में किराए पर रहने वाले परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 40 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 12 साल है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार के शेष सदस्यों की आयु क्या थी भाई। ले हो गया नौटंकी इनका, बोलोगे हैं ठीक है। फ्लैट संख्या 204 है, कह रहा है सबसे 5 सदस्यों की वर्तमान आयु कह रहा है 5 मेंबर्स का जो है ना एवरेज 40 है, तो टोटल निकाल लो 5 लोगों का 200 है, 200 ईयर्स हो गया इनका एज का सम। परिवार के सबसे छोटा जो मेंबर है उसका एज जो है ना 12 साल है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार का क्या था एज। मेरे को एक बात बताओ, सब में अगर मेरे को ना 12 साल पीछे जाना होगा तो 5 के 5 के 12 साल पीछे जाएंगे एज में, तो मैं 200 में से अगर 60 घटा दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा 140। जब जब वो बच्चा पैदा हुआ था ना तो बाकी के लोगों का एज था ना 140, तो 4 लोगों का एज था क्या 140। तो भाई इनका एवरेज निकालोगे, एवरेज क्या है ना, तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 3 जा और 4 5 जा 25, नहीं 5 से कटेगा ना, हाँ ठीक है 20, 4 5 जा 20, क्लियर है ये हमारा 35 है, ये ऑप्शन बी हमारा है। आगे बढ़ते हैं, ये तो लॉजिक है ना, देखो हमने 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, एक बंदा जो सबसे छोटा 4 साल का है, तो सॉरी 12 साल का है, तो हम सिर्फ 12 साल थोड़ी घटाएंगे। अगर हमारे घर में 3 लोग हैं तो मैं अपने जन्म के बारे में कहूंगा मैं 12 साल का हूं, तो मेरा जब जन्म हुआ तो सबका एज 12 साल कम होगा, सिर्फ मेरा ही थोड़ी कम हो जाएगा। बाकी लोग थोड़ी वो है भीष्म पितामह है कि उनको मतलब इच्छा मृत्यु मिली है, उनका एज से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना कि सबका एज पीछे जाएगा सबका एज आगे जाएगा। तो ये चीज मतलब दिमाग में रखना। आगे देखो क्या कह रहे हैं, एक विद्यार्थी जो है ना, एक विद्यार्थी द्वारा 6 विषय में प्राप्त अंकों का औसत 88 है। क्रमागत जांच पर यह देखा जाता है कि विषय में उसके द्वारा प्राप्त अंक गलती से 68 के बजाय 86 अंक अंकित किए गए, तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का सही औसत क्या है। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट्स इज 88, ठीक है। ऑन सब्सिक्वेंट verification it was found that the marks obtained by him in a subject was wrongly copied as 86 instead of 68. The correct average of the marks obtained by him is what? पहली बात तो बताओ जो करेक्ट एवरेज है वो क्या होगा। क्या कह रहे हैं, मान लो ना देयर आर 6 सब्जेक्ट्स और 6 सब्जेक्ट्स के एवरेज जो है 88 है, तो भाई टोटल निकाल लो पहले। जब भी एवरेज के साथ गेम खेले तो टोटल कितना होगा मेरे को ये पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं बाहर में जाए वो उससे मेरे को नहीं मतलब है, हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं। एवरेज मेरा क्या है 88 है, ओके ना। अब मेरे को एक बताओ एवरेज में कितना का डिफरेंशिएट आ रहा है, डिफरेंशिएशन आने वाला है, गलती से 68 हो गया तो भाई, और उसके जगह पे सही मेरे को 86 करना था, तो मेरे को 86 प्लस करना था और गलती से 68 करना था। तो मैं इसको देखो 68 जोड़ूंगा 86 जोड़ूंगा ऐड करूंगा 68 घटाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, बोलोगे 18 मिलेगा। तो मेरे को अब इसके अंदर 18 ऐड करना होगा या फिर माइनस करना होगा, कुछ तो करना होगा ना, ये चीज बताओ आप मेरे को, बोलोगे हाँ। तो हम लोग पढ़े हैं ना एवरेज माइनस, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आएगा कि जब भी वैल्यू ये पॉजिटिव आती है तो हम प्लस करेंगे, नेगेटिव आती है तो माइनस करेंगे। बट ये वैल्यू हमने यहाँ पे गलत करा है, पूछो क्यों गलत करा है। करेक्ट नंबर है उसका देखो 68, तो 68 मेरे को ऐड करना होगा और 86 गलती से किया गया है तो 86 माइनस करना होगा। बाय मिस्टेकली क्या है ना कि रॉन्गली कॉपीड है 68, तो ये तो गलत मार्क्स है, तो इसकी वैल्यू -18 आ जाएगी। तो मेरे को 18 करना होगा, उसमें ऐड करो चाहे माइनस करो,
जो हमारा जो है इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है 18, अब माइनस करना होगा बिकॉज माइनस में आ रहा है, और एवरेज है तो जितने सब्जेक्ट से उतने से डिवाइड करना होगा। तो 88 में मेरे को माइनस करना होगा 18/6 से, जो कि 3 बार में कटेगा। ये लॉजिक भी मैंने यूट्यूब पे पढ़ा के सिखा रखा है भाई। 85 इज द करेक्ट एवरेज। क्यों? क्योंकि मेरे देखो 68 को ला रहे हैं, 86 घटा रहे हैं, बड़ा नंबर को हटा रहे हैं, तो भी ऑब्वियस सी चीज है ना, किसी सम में से हम बड़े नंबर को हटा रहे हैं तो उसकी एवरेज डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल है। 5 क्रमिक सम संख्याओं को, अच्छा ठीक है ना, इसको एक और तरीका से बना सकते थे। यू देखो मेथड और भी है हमारा। 88 है हमारा, सम हो जाएगा, इसमें प्लस 68 करते और माइनस कर लेते 86 और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ये हो जाता है, जो भी वैल्यू आता है हमारा आंसर हो जाता है। बट हमें वो वैसे करने की आदत नहीं है बिकॉज इसमें टाइम लग जाता है, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना होता है। 88 को अब 6 से करो गुना, 88 का थोड़ी पहाड़ा याद है अपने को, नहीं याद है ना, और ये जोड़ घटाव करना ही पड़ेगा। तो क्यों नहीं बिना पहाड़ा पढ़े, बिना टेबल पढ़े काम हो जाए हमारा। आगे देखो 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 10 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या का वर्ग याद करो। एवरेज ऑफ 5 consecutive even numbers is 10. What is sequence of the second highest number? What is the square of the second highest number? Not sequence, मैंने गलती से sequence पढ़ लिया उसको। ठीक है, तो मान लो फर्स्ट नंबर x है, सेकंड इज x+2 है, हमारा x+4 हो जाएगा, x+6 हो जाएगा, हो गया 5 नंबर, 1 2 3 4 ये छठा हुआ, x+8 हो गया। इनका एवरेज 10 है ना, तो सम हो जाएगा 10 × 5। ओके, तो ये हो जाएंगे हमारे 5x + 6 4 10 8 2 10 20 हो जाएंगे ये, और ये 50। तो 5x बराबर हो जाएगा 30 और x बराबर हो जाएगा हमारा 6। बोलोगे 6 ऑप्शन में नहीं है, बट कह रहा है कि सेकंड जो है ना लार्जेस्ट वैल्यू, उसका तुम वो निकालो स्क्वायर। तो सेकंड लार्जेस्ट या फिर हाईएस्ट तो ये है ना, तो 6 + 6 का मेरे को स्क्वायर करना होगा, 12 का 144 हो जाएगा। ठीक है, और एक बार पता है मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था क्लासेस के अंदर, तो बच्चा एक पूछ रहा है कि सर यहाँ पे आपने जो 6 + 6 करा, क्या हम a+b का होल स्क्वायर का नहीं यूज कर सकते हैं? मैंने बोला भाई तू गधा है, जब चीजें इजीली क्रिएट हो रही हैं तो हम क्यों उसको जबरदस्ती का डिफिकल्ट बनाए। ठीक है, a+b कैसे हो गया, दोनों तो a है ना, तो जब दोनों चीजें सेम है तो जोड़ दो। भाई एक से एक सवाल पूछते हैं भाई ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। ठीक है, यूट्यूब है कि मतलब लोगों को, टीचर्स को थोड़ा दिमाग शांत करके रख रहा है, पढ़ाने दे रहा है। अदरवाइज ऑफलाइन बैचेस के अंदर जाओ ना, तो नहीं करा सकते हो आप 2 महीने 3 महीने में कोर्सेज को कंप्लीट, वो 7-8 महीने पहुंचवा ही देते हैं अंडे संडे पूछ के। ठीक है, देखो फिर क्या कह रहा है, किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 फल चढ़ाए गए, मंगलवार को छोड़कर से 6 दिनों में औसतन 72 फल चढ़ाए गए। तो मंगलवार को कितने फल चढ़ाए जाते हैं भाई, ये निकाल लो। ले तेरे की, अब मंगलवार को क्या, एक सप्ताह में द एवरेज ऑफ फ्रूट्स ऑफर्ड इन अ टेम्पल इन अ वीक वाज 75. द एवरेज ऑफ फ्रूट्स ऑफर्ड इन 6 days एक्सक्लूडिंग ट्यूसडे वाज 72. हाउ मेनी फ्रूट्स वर ऑफर्ड ऑन ट्यूसडे? ठीक है, देखो भाई मतलब एक वीक के अंदर क्या रहा है, तो 7 days में क्या रहा है भाई 75 एवरेज है, तो हमारा सम कितना हो जाएगा 7 7 49 3 50 51 52, ठीक है 525 हो जाएगा। और 6 days का ये कह रहा है तो हमारा हो जाएगा 7 6 42 1 43। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 days का हमारा सम इतना है, 7 days का सम इतना है, और इसमें से ट्यूसडे गैप है, तो ट्यूसडे का मतलब क्या, घटा लो यहाँ से। ठीक है, तो घटा लिया और ये 12 में से 3 गया 9, तो ट्यूसडे को 93 चढ़ते हैं, क्योंकि मान लो ना पूरे 7 दिन का, और इसमें मंगलवार का छोड़ के, तो बाकी जो 6 दिन है इसमें से घटा लोगे तो मंगलवार निकल जाएगा, ट्यूसडे निकल जाएगा। कह रहा यदि किसी घन की भुजा में 20% इंक्रीज की जाती है तो घन के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 20% देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? अब देखो भाई, जब भी चीजें बढ़ा रही होती हैं, बोलोगे घन का कह रहा है, क्यूब का कह रहा है, तो इसमें हमने फॉर्मूला पढ़ाया था R1 + R2 + R1 × R2/100। अब आपने कहा था सर एक बार बढ़ाएगा और घटाएगा, या फिर एक बार बढ़ा रहा है फिर एक बार बढ़ा रहा है तब यूज करने का, लेकिन यहाँ पे तो एक ही बार लिखा है। तो भाई यहाँ पे क्यूब के अंदर ना तो लंबाई होती है ना तो चौड़ाई होती है, सारे साइड्स उसके इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब खुद से एज्यूम कर लो। क्या कर लो? खुद से एज्यूम कर लो। और एक चीज और एज्यूम कर लो, बोलोगे क्या एज्यूम करना है सर? कि इसमें ना सिर्फ लेंथ एंड विड्थ होता है, इसमें हाइट भी होता है, तो R1 R2 और R3 लेके चलना होगा। तो बोलोगे इसमें R3 कहाँ से घुसा है? तो इसमें नहीं घुसाना है, इसकी वैल्यू निकाल लेने के बाद और एक बार जो आएगा उसमें फिर से 20% इंक्रीज करना है। बातें आ रही है समझ में? बोलोगे हाँ आ तो रही है। तो फिर कैसे करना है? तो ऐसे ही करो जैसे करते हो।
या फिर सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हो। बोलोगे "ए मास्टर पहला मेथड तो बता दो तब सेकंड की तरफ जाना"। ठीक है सुनो, पहला ये कर सकते हो ना, R1 मेरा 20 है, +20 इंटू 20/100 ये कर दो, हमारा हो जाएगा 40 प्लस 0 0 कट के हो जाएगा 4, मतलब 44। अब बोलोगे अब 44 में एक बार और इंक्रीज करो, बिकॉज इस बार तो लेंथ और विड्थ लिया ना, हाइट को छोड़ ही दिया, एक बार और 20 का इंक्रीज करो, 44 इंटू 20/100, तो भाई 0 0 कट गया, ये हो गया हमारा 64 प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8.8, तो 6, ये हो गया हमारा कितना, 8 4 12 हो गया, और ये 7 हो गया, 72.8% इंक्रीज हो रहा, हमने ये कहा। ठीक है, तो लेकिन हम अपने कहेंगे ना कि मेथड 2 बजा दो सर, मेथड 2 हम बनाएंगे तो भी आएगा सेम चीज। अब ये कह सकते हो ना कि मान लो इनिशियली हमारा ना सबसे पहले था वो क्या 100 था, ये हमारा क्या था भाई, इसका वॉल्यूम क्या था, हमारा जो था 100 था, वॉल्यूम में लेंथ विड्थ और हाइट तीनों होते हैं, तो अभी नया वॉल्यूम बनाने के लिए मेरे को 3 बार 20% का इंक्रीज करना होगा ना सर, यही कर लो 3 बार, 3 बार 1 0 कट गया, फिर 1 0 कट गया इनका, और ये 1 0 यहाँ से कट गया, तो मेरे को मिला 12 इंटू 12 इंटू 12 और बटा में 1 10। बोलोगे हैं तो 12 का क्यूब कितना होता है बच्चा, तो 1728/10, मतलब 1000, ये 172 बटा में 178.8 हो गया। तो भाई पहले वॉल्यूम 100 था और अभी वॉल्यूम कितना हो गया 172.8, तो इंक्रीज कितना का हुआ भाई 72.8 का इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो खुद से एज्यूम कर सकते हो। तो मेथड 2 मेथड 1 जहां से आपको आत्मा की शांति मिलती हो वहां से करवा लो अपनी आत्मा शांति। आगे देखो क्या कह रहा है, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 400 रुपए में 20 किलोग्राम कम चावल खरीद सकता है। यदि 1 किलोग्राम चावल की कीमत वृद्धि के बाद कितनी होगी, सुनो, यदि 1 किलोग्राम चावल की कीमत वृद्धि के बाद कितनी होगी, मतलब प्रेजेंट प्राइस पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ड्यू टू 25% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ राइस अ पर्सन इज एबल टू परचेज 20 किलोग्राम लेस फॉर ₹400। व्हाट इज इंक्रीज प्राइस ऑफ राइस पर केजी। तो भाई देखो यहाँ पे दो फार्मूला होते हैं, एक तो इनिशियल प्राइस और एक प्रेजेंट प्राइस। इनिशियल प्राइस कब होता है, जब बढ़ने से पहले, प्राइस इंक्रीज होने से पहले का प्राइस पूछे, वो तो पूछा नहीं है। आपसे पूछा भाई तुम बताओ ये कि प्रेजेंट प्राइस क्या है, जो भी प्राइस बढ़ने के बाद प्राइस क्या है, तो क्या कहते हो x इंटू आर बाई वाई इंटू 100। बोलोगे सर एबीसीडी पढ़ा रहे हो कि मैथ, तो भाई हम मैथ ही पढ़ा रहे हैं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल अमाउंट, अमाउंट कितना खर्च कर रहे हो आप। ठीक है भाई, आर की वैल्यू क्या हो गई, परसेंटेज, वाई की वैल्यू क्या हो गई, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, अमाउंट इन रुपीज, और यहां पे वाई का मतलब समझ सकते हो क्वांटिटी। ठीक है, तो मेरे को कह रहा है एक्स की वैल्यू क्या है, अमाउंट 400 रुपए खर्च कर रहे हैं हम लोग, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 का है, कितना केजी बढ़ घट रहा है, और साथ में 100 कर लेने का है। तो 25 से 4 बार में, और ये 4 से 100 बार में कट जाएगा भाई, और ये 20 से 50 बार में, 20 25 100 ना, सिर्फ 5 रुपीज। ठीक है, तो चावल की कीमत में वृद्धि के बाद चावल कितनी हो जाएगी, तो 5 रुपीज हो जाएगी। ये चीज याद रखना, फॉर्मूला ही है, तो परसेंटेज के अंदर पढ़ाया जाता है जनरली सबको, एक इनिशियल प्राइस पढ़ाया जाता है और एक फाइनल प्राइस या फिर प्रेजेंट प्राइस, जो भी है दोनों तरीके से। इसको फाइनल प्राइस भी बोला जाता है, कहीं कहीं टीचर्स पढ़ाते हैं, कुछ लोग प्रेजेंट प्राइस पढ़ाते हैं, तो ठीक है ना, जो भी आपको सही लगे लिख लो। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, उसके विकर्ण की लंबाई जो है ना 10 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। रेक्टेंगल मेजर्स 8 सेंटीमीटर ऑन लेंथ, इट्स डायगोनल मेजर्स 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है भाई सुनो, ये हमारा 8 है, ये हमारा 10 है, तो बोलोगे पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो ये छोटा बी का वैल्यू नहीं पता। अरे भाई यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो 10 हो गया, ये 8 हो गया, एक ट्रायंगल बन रहा है ना इस तरीके से, जिसकी मेरे को हाइपोटेनियस 10 कह रहा है, ये मेरा 8 कह रहा है, तो ये वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा। अगर मैं 2 से दोनों को घटाऊं तो 4 और 5 आ गया, तो मतलब ट्रिपलेट नंबर याद है 3 4 5 का होता है ट्रिपलेट नंबर, तो इसका मतलब ये 3 का मल्टीपल होगा, जैसे एक 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। अब सब में देखो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो फिर 3 में मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 6 हो जाएगा, इसका विड्थ हो जाएगा 6। बोलोगे सर आप भी बदमाशी कर रहे हो, ये क्या लॉजिक है, तो ये शॉर्टकट है जो मैंने लास्ट में पढ़ाया था मेंसुरेशन में, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई वही फिर घिसा पीटा फॉर्मूला यूज करो। क्या, अंडर रूट
10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर नौटंकी हो जाएगा। 100 माइनस 64 दैट इज √36 बराबर 6। तो ट्रिपलेट नंबर से बनाओगे जल्दी बन जाएगा। बोलोगे ट्रिपलेट नंबर लॉजिक नहीं लग रहा तो सेम टेबल से कटा के कर लो ना उस चीज से जो मैंने अभी किया। बाय द वे ऐसे भी मेरा 6 आ रहा है, वैसे भी 6 आ रहा है। जो मैंने अभी पहले मेथड यूज करा भाई वो खतरनाक है। आपको कई बार मेंसुरेशन के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर, ट्राइगोनोमेट्री के अंदर, सबके अंदर काम आने वाला है। ये चीज याद रखो। ट्रिपलेट नंबर ट्राइगोनोमेट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है, हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है, ज्योमेट्री में भी कभी कभी यूज होता है, मेंसुरेशन में भी देखो यूज सामने हो रहा है। तो ट्रिपलेट नंबर का जो मैंने लॉजिक अभी पहले बताया, अगर आप अच्छे से पढ़े हो मैथ एक बार तो इसको जहन में बैठा लेना, बहुत काम आने वाला है। ये नहीं मैंने जो भी पहले बताया कि इसको हम कटा लेंगे दोनों को सेम टेबल से, जिस रेशियो में आ रहा है वो ट्रिपलेट नंबर का रेशियो आ जाएगा, उसी को जितने से डिवाइड हुआ उतने से मल्टीप्लाई कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी। हालांकि चलो मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ बिकॉज समझा रहा हूँ। लेंथ मेरी 10 थी, सॉरी लेंथ मेरी 8 थी और विड्थ मेरा 6 आ गया, तो 2 इंटू 14, 14 दूनी 28, इनका पेरीमीटर हो गया भाई 28। क्लियर है? चलो 45,000 में एक भूमि को बेचकर ना 10% का नुकसान हो रहा होता है, तो 15% लाभ हासिल करने के लिए उसको किस कीमत पे बेचेंगे? बाय सेलिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 45,000 a person lost 10%, at what price should be sell to gain 15%? सही है भाई। 10% का लॉस बोले तो 90% पे चुट्टा सेल करता है 45,000 में, तो क्या रहा 15% का गेन कर रहा है, तो मेन तो हम 100% लेके चलते हैं ना, तो उस पर 15% बढ़ा देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 45,000। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा हमारा बताओ? 90 इंटू 115, 0 0 कटा दो, 9 से कटा दो ये 5 बार में, तो 500, 500 इंटू 115। ठीक है भाई, जीरो कितनी थी? 0 ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा लास्ट में डबल जीरो होना चाहिए। लास्ट में डबल जीरो तो किसी के अंदर है? हाँ, सी के अंदर ही है। बाढ़ में गया, पूरा हम सॉल्व भी नहीं करेंगे। 575 पे डबल जीरो। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ों को इस तरीके से हम कर सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन वाले ऐसे बना देते हैं ना कि ठीक है जो ऑप्शन देख के ही आंसर कर देंगे। क्वेश्चन डिफिकल्ट है बट उसके ऑप्शन ईजी हो जाते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन ईजी है तो फिर पूरा कैलकुलेट करा लेते हैं ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शन डिफिकल्ट कर देगा। तो कभी कभी ऐसा भी काम हो जाता है। 100 मीटर की दौड़ में संदीप ने सुधीर को 20 मीटर से हरा दिया। अगर सुधीर की गति 60 मीटर पर सेकंड है तो संदीप की गति क्या होगी? इन अ रेस 100 मीटर संदीप डिफीट्स सुधीर बाय 20 मीटर। इफ स्पीड ऑफ सुधीर इज 60 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज स्पीड ऑफ फलाना, मतलब स्पीड ऑफ संदीप। ठीक है, फलाना चिलाना नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। आ जाओ सॉल्व करते हैं सर। एक से समझो, यहाँ पे डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा देखो, दिमाग लगाओ, यहाँ पे कौन दो को चुट्टा लोगे? संदीप और सुधीर। ठीक है, कौन हारता? संदीप ने सुधीर को 20 मीटर से हराया, तो एक तो संदीप है और दूसरा कौन है भाई? सुधीर। अब बताओ 20 मीटर से हरा दिया तो मतलब संदीप जो है पहले कंप्लीट कर लिया रनिंग, तो ये पूरा का पूरा 100 मीटर रनिंग कंप्लीट करेगा। और ये सुधीर भाई जो 20 मीटर कम करते हैं तो ये 80 मीटर रनिंग करेंगे ना। क्योंकि देखो खुद से अज्यूम करो, मत पूछो कहाँ से 80 आ गया। अरे भाई आप और आपका दोस्त रनिंग कर रहे हैं, आपका दोस्त जब तक पूरा 100 मीटर का रनिंग कर लेता है, आप 20 मीटर पहले पीछे ही रहते हो, तो आप वहीं पे फिर 20 मीटर पहले हो तो आपने कितना रनिंग किया उस टाइम में? तो कहोगे सीधे सीधे 20 मीटर कम कर दो ना सर। तर वही तो हमने भी किया, 20 मीटर घटा दिया, तो सुधीर 80 मीटर जब तक रनिंग करता है, संदीप पूरा 100 कर लेता है। तो कह रहा है सुधीर का स्पीड जो है ना 60 मीटर पर सेकेंड का है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो भाई जो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा उसी का रेशियो में रहेगा स्पीड का रेशियो। टाइम का भले चेंज होता है बट स्पीड और डिस्टेंस सेम रहता है रेशियो, ये चीज पता होना चाहिए। तो ये कट जाएगा कितने बार में? 0 0 कटाओ, 2 5 जा 2 4 जा, तो इनका डिस्टेंस का रेशियो अगर 5x 4x है तो स्पीड का भी वही रहेगा। तो मान लो ना ये क्या है, 4x की वैल्यू 60 है तो x बराबर 15 हो गया ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? इसका रेशियो हो जाएगा 5x। क्या नाम है इसका? संदीप का पूछ रहा है। संदीप का हो गया 5x, तो 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। हालांकि इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, ये ऑलरेडी हम लोग कर सकते थे। ठीक है, एक लाइन भी लिख के इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे, बट इसको समझाने के लिए मैंने आपको इतना थाम किया। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। एक फुटकर विक्रेता, फुटकर विक्रेता का मतलब होता है रिटेलर जो खुला बिकता हो। निरंतर 5 महीनों में 6,843 रुपए, 6,742 रुपए और इतने रुपए की बिक्री करता है। तो 6 महीनों में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए ताकि एवरेज बिक्री जो है ना 7500 हो जाए? ठीक है भाई, चलो। एक रिटेलर है
वो उसके लास्ट 6 मंथ्स की देखो सेलिंग्स कह रहा है इतने इतने रुपए की, 5 मंथ्स की सेलिंग जो है ना इतने इतने की है। हाउ मच सेल ही मस्ट हैव इन द 6 मंथ्स सो दैट ही गेट्स एन एवरेज सेल ऑफ ₹7500। देखो भाई 5 मंथ्स का दे रखा है वैल्यू, और 6th मंथ में उसको कितना कमाना चाहिए कि टोटल उसका एवरेज 7500 हो जाए। तो भाई पूरे के पूरे 5 मंथ्स में कितना कमाता है, 6, 8, 4, 3, 6, 7, 4, 2। अब ये देखने में इजी लग रहा होगा, बट ये डेटा ना इजी है नहीं, नानी याद दिला सकती है बच्चों को एग्जाम में कैलकुलेट करने में। तो ये 3, 2, 5 हो गया हमारा, फिर हो गया हमारा 9, 9, 18, 4, 4, 8, 26, 3, 29 के 9 हो गया, 2 हासिल, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 16, 16, 8, 24 और 7, 31 का 1 हो। मैंने गलत आंसर कर दिया क्या यहाँ पे, 6, 4, 10, 16, 2, 18 और ये हो गया 15, ठीक है, और ये हो गया हमारा 8। तो नहीं, ये कुछ वैल्यू हम लोग गलत लेके चल रहे हैं क्या। अच्छा, वहाँ पे जो हासिल था मैं उसको मैं नहीं ले रहा था शायद, ठीक है, चलो मैं ऊपर लिख ही देता हूँ, छूट जा रहा है ये, ठीक है। 6, 4, 10 हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, 10, 16, फिर हो गया 23, 25 और ये हो गया 33, ठीक है। अब हमारा फिर यहाँ 3 लिख देते हैं हम लोग, और ये हो गया 8, 8, 16 और 1, 17 और 6, 17, 3, 20, 26 और ये हो गया हमारा 32 और 5 हो जाएगा 37, ठीक है। चलो ये हो गया, सम हो गया इनका। तो अब क्या करना है आपने को, ये 37395 रुपीज हो गए। अब मान लो जो 6th मंथ है ना वो 100 रुपीज कमाता है, बात समझ में आ रहा है। तो पूरे 6 महीने का एवरेज उसका 7528 में से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू आ जाएगा 00, 6, 5, 30, 7, 6, 42, 3, 43 और x बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू उधर ले जाके माइनस करा दो, 37395 हो जाएगा। ये 5 हो गया, 0 हो गया, फिर यहाँ पे 9 में से 3 गया, 6 हो गया, 12 में से 7 गया, 5 हो गया। तो 56 है क्या, नहीं है, 5605 ऑप्शन में है ही नहीं। फिर से हमने कुछ गलत डेटा तो नहीं लिख दिया ना, 37395 सही है। हाँ, यहाँ पे 45 को 43 मैंने लिख दिया है, 7, 6, 42, 3, 45 हो रहा था ना, तो वही मैं बोलूँ, मैं कभी कभी लिख देता हूँ तो फिर ये गलती हो जाता है, ठीक है। अब ये हो गया, गलत आंसर आ जाएगा ऐसे फिर, ठीक है ना। तो 14 में से 7 गया तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7605 ऑप्शन डी के अंदर है। चलो, मेरे मुंह से निकलता है कुछ, लिखा जाता है यहाँ पे कुछ, रीजन है जल्दीबाजी उसका और कुछ नहीं। और बोल बोल के लिखना, साइलेंटली लिखने में और बोल बोल के लिखने में बड़ा फर्क है। ये क्या कह रहा है, 0.12, 0.248 का चौथा समानुपात ज्ञात करो। ले, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई, BC बाई ए। तो B हमारा है 0.24 इंटू 8 बाई 0.12। तो ये पॉइंट गया भाड़ में, भी दोनों डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 12 2 24 और ये हो गया हमारा 16, फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया। देखने में लग रहा था कि डेसिमल है तो टाइम लगेगा, नहीं इजी था ये कह रहा है भाई SR की वैल्यू 1:3 है, RF की वैल्यू इतनी है, साथ ही SRF जो है 92 है, तो F माइनस एस खोजे। तो चीजें इतनी इजी नहीं है जितना लग रहा है। ये SR 1:3 है, RF जो है हमारा 2:5 है, तो SRF निकाल लो भाई, 2, 6 एंड 15। बोलोगे कैसे भाई, पहले ऊपर नीचे, फिर तिरछा तिरछी, फिर ऊपर नीचे, ठीक है, SRF निकल गया। तो कह रहा मैं अगर तीनों को जोड़ूंगा ना, 2x, 6x, 15x, तो इसकी वैल्यू 92 आनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा हमारा 21, 2, 23, 23 x बराबर 92, तो x बराबर हो जाएगा 4। तो कह रहा है f माइनस एस निकाल लो भाई, f हमारा 15x हो गया, s हमारा 2 हो गया, 2x कर लो, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 13x। तो 13 इंटू 4 दैट इज 52, डी हो जाएगा ना। चलो 19 क्या कह रहा है, जब किसी संख्या में 69 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 103% हो जाता है, तो वह संख्या कौन सी है। When a number is increased by 69 it becomes 103% of itself. What is the number? ठीक है भाई, जब मैं एक नंबर में 69 ऐड करता हूं ना तो x की वैल्यू खुद का 103% इंक्रीज हो जाता है। ले, हमने कर दिया, तो हो जाएगा 100x प्लस में 69 100 बराबर 103x। तो भाई मैं उधर ले जाके माइनस कराऊंगा तो 3x बराबर मिल जाएगा 6900 और ये 3 से कटेगा 23 बार में।
तो x की वैल्यू हो गई 2300। अब ये डेटा सेम तो नहीं आया था एग्जाम में, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। ए और बी की वर्तमान एज 4:5 है। 18 साल पहले ये रेशियो इतनी थी, तो वर्तमान एज बताओ। तो दोनों में 18 साल घटाना होगा मेरे को, ठीक है। तो मैं ऐसे निकालूंगा ना, 4x और 11:16, 4:5 रेशियो हो गया। तो मान लो ना कि दोनों का प्रेजेंट एज बताओ, तो ए का प्रेजेंट हो जाएगा 4x और बी का हो जाएगा 5x। दोनों को जोड़ना है मेरे को, तो मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो x बराबर हो जाता है, दोनों में जो मेरे को माइनस करना है वो 18, और साथ में इनका जो क्रॉस कराएंगे और इनका सेकंड रेशियो क्या होगा, 11 - 16 कितना होगा 5, और क्रॉस कराओगे तो 55 और ये 64। इन दोनों के बीच का जो रेशियो के माइनस कितना हो जाएगा 9, तो बाई 9, तो ये 9 से कटा लोगे तो ये हो गया x की वैल्यू 10। तो भाई a हो गया 40 साल का और b हो जाएगा 50 साल का। तो a और b करोगे तो 40-50 ऐड कर दो, 90 ईयर्स हो जाएगा हमारा। बोलोगे ये कौन कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, हमने कभी पढ़ा नहीं। तो मैं उनको पढ़ा भी नहीं रहा हूँ जो मेरे से पढ़े नहीं हो, क्योंकि लास्ट टाइम में आप किसी टीचर से मत चेंज करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लास्ट टाइम में हम टीचर स्विच कर लेते हैं। भाई जहां से आप पढ़ते आए हो उनके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पढ़ो। जो बच्चा मेरे से पढ़ा है, मेरी कॉन्सेप्ट पढ़ी है, मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ा रखा है ये सभी चीजें, उसी को चीजें समझ में आएंगी ना। अब थोड़ी की 4 तरीका से सीखोगे, लास्ट टाइम में तो समझ में आएगा नहीं। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर सकते थे, देखो मैं बता रहा हूँ, कर लो 4x बटा में 5x, दोनों में 18 चले दो और 11/16। यहाँ से जो वैल्यू आता है a में x की वैल्यू आ जाएगी, a और b में मल्टीप्लाई कर लो और फिर दोनों को जोड़ लो, वहां से भी x की वैल्यू 10 ही होगी। बट मेरे से उतना कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा भाई, मैं देश चोर हूँ, काम चोर हूँ, तो मैं अपना शॉर्टकट यूज कर लेता हूँ। आगे देखो 21 क्या कह रहा है, एक थोक विक्रेता, ठीक है, 8% लाभ के साथ फुटकर विक्रेता को एक घड़ी बेचता है और फुटकर विक्रेता इसे ग्राहक को 12% लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक को 8,448 रुपए अदा करता है तो थोक विक्रेता ने घड़ी का लगभग कितने रुपए में खरीदी? अ होलसेलर सेल्स अ वॉच टू अ रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 8% and the retailer sells it to a customer at a profit of 12%. If the customer pays rupees 8,448, what had it cost approximately to the wholesalers in rupees? भाई देखो ये चीज काफी इजी है। बोलोगे हाँ आप तो कब से बोल रहे हो। मान लो किसी ने किसी चीज को x रुपीज में खरीदा और इसको 8% प्रॉफिट पे किसी और को बेच दिया, और इस बंदे ने फिर किसी और को ना 12% पे बेच दिया, और जिसको भी बेचा उसने इसके लिए पे किया 8,448 रुपीज। तो भाई इनिशियली x रुपीज की वैल्यू निकाल लो कितनी थी। कहोगे हाँ ये अब कैसे करेंगे, 4 2 4 7 मतलब 4 दूनिया 4 7 28। अब ये 25 बार में कट जाएगा 4 से, ठीक है भाई। अब 4 से ये भी कट जाएगा 28 बार में, और ये कट जाएगा 25 बार में। बोलोगे वो सब तो ठीक है, आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 8,448 इंटू 25 इंटू 25 बटा में 27 इंटू 28। क्या लगता है 4 से कटेगा ये 7 बार में, 4 से 2 1 1 2 बार में कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 7 या 21 नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, ठीक है, 3 3 6 3 से कटेगा ना, 3 या 3 7 21, 3 6 12, 3 9 27, 9 से कटेगा क्या ये चीज़। थोड़ी सी गुफ्तगू करनी पड़ेगी इनको कटाने में। बोलोगे नानी याद दिलाई जा रही है यहाँ पे सर, ठीक है, हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इतना बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया आपने, कुछ तो करना पड़ेगा ना इसके लिए। क्या करेंगे भाई, 704 है और ये 25 इंटू 25 625 हो जाएगा, 963 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब कुछ कर नहीं सकते हैं, अब तो वही करना ही पड़ेगा जो करना होगा मेरे को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो वीडियो को पॉज करके करते रहो, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं हेल्प लेता हूँ कैलकुलेटर का। 4 4 0 0 0 हो जाएगा ये, एंड 63 से करोगे आप यहाँ पे तो 6 6 24 हो जाएगा, मतलब 4 3 12 6 6 24 1 25, ठीक है, 6 6 36, तो मतलब ये 6 बार में जाएगा, और 0 तो आने से रहा तो फिर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, 6984 रहा ऑप्शन ए। तो अगर मैं इसको 63 से डिवाइड कर भी लेता हूँ तो 6984.12 आ रहा है, जो कि वैल्यू नियरेस्ट वैल्यू यही है इसकी, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन अगर आपको एग्जाम में दिया जाए, मेरे को तो एग्जाम देने जाना नहीं है, आपको जाना है, तो आपको करना पड़ेगा। हाँ ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि डिफिकल्ट टाइप के होते हैं। ये सवाल देख लो, अब इसको मल्टीप्लाई करना फिर डिवाइड करना, अपने आप में ये ना
कॉन्सेप्ट भले इजी है, कैलकुलेटिव है, लेंदी है, टाइम खा जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसको डिफिकल्ट वाले में रखा जाता है, जो कि इसमें स्पेस भी चाहिए आपके पास प्रॉपर रफ करने के लिए, वो तो मिलेगा, बट टाइम आपको लिमिटेड मिलेंगे। उसके अंदर आप देख लेना, इसको पहले करोगे कि लास्ट में करोगे वो आप पर डिपेंड करता है। बीच में कर रहे हो तो फिर उसको छोड़ना मत, बीच में शुरू कर दिए तो छोड़ना मत, छोड़ दोगे तो फिर से शुरू से करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हाथ ही मत लगाओगे, लग रहा है कैलकुलेशन बड़ा बड़ा है तो। आगे देख लो, 126 सेंटीमीटर व्यास की एक वृत्ताकार तार को काटा गया, उसे मोड़कर आयत का आकार दिया गया, उसकी भुजाओं का रेशियो 11:7 था। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है भाई, एक सर्कल है, ठीक है। अब बोलोगे इसको आयत बना दिया हमने उस तार से, 11x और 7x नाम का इसका साइड हो गया, ठीक है। रेशियो है तो हम x मान लेते हैं। तो बट भाई ये कैसे निकलेगा, तो भाई इसका वो होगा, क्या बोलते हैं उसको, परिधि, सर्कमफेरेंस। तो क्या होता है वो 2πr, तो 2πr, और मेरे को इसका देखो डायमीटर जो है ना, ये वाला डायमीटर ये दे रखा है 126, तो रेडियस क्या हो जाएगा 126 बाई आधा, मतलब हाफ 61 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 61, ये हो गया मेरा क्या जो होना चाहिए। बोलोगे क्या हो गया और क्या होना चाहिए, तो मेरा ये पेरीमीटर हो गया जो होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये ही वैल्यू जो है ना इस पेरीमीटर के बराबर होगा, और कुछ नहीं कर सकते। 11x + 7x के बराबर हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 61 के बराबर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 18x इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 61। क्या लगता है हो जाएगा, गेम बजेगा। अरे 63 ना होगा यहाँ पे, मैं भी क्या लिख देता हूँ कभी कभी, 63 होगा, 61 नहीं होगा ये। वही बोलो कि डिवाइड नहीं होगा, ये 63 हो जाएगा ना इसका रेडियस तो, ठीक है। 7 9 63 हो गया, और ये 9 2 18 होता और 18 कट गया, x बराबर हो गया मेरा 22, ठीक है। तो मेरे से कह रहा है क्या, इसका पेरीमीटर निकाल लो। तो भाई एक चीज हमने गलत करा यहाँ पे, 2 इंटू इतना करना था मेरे को। अच्छा ठीक है, वो तो पेरीमीटर, यहाँ पे हमने कुछ गलत वैल्यू लिखा है, रुको इसको फिर से कर देते हैं। पेरीमीटर के बराबर जो होगा अगर, तो कैसे निकालोगे, 2 इंटू L + B के बराबर होगा ये। तो मतलब 2 इंटू 11 + 7 के बराबर होगा ये। हमने 2 छोड़ दिया था यहाँ पे, 7 9 63 हो गया, और ये हो गया 2 इंटू 18x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9 दूनी 18 कट जाएगा 22, और x बराबर हो गया 11। तो कह रहा है इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल बता दो, तो यही वैल्यू तो लेके चलोगे ना। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 18 इंटू 11, 36 इंटू 11 कर लो। तो मेरे को करना होगा 36 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर लो, जो वैल्यू आता है अपने को देख लो। तो यूनिट डिजिट तो 6 ही होना चाहिए, तो वैसा कुछ ऑप्शन में है नहीं, तो फिर हमने कुछ कहीं मिस्टेक करा है क्या, देख लेते एक बार इसको। अरे हमसे पेरीमीटर तो पूछा ही नहीं है ना, हमसे तो क्षेत्रफल एरिया पूछ रखा है, और हम भी क्या ही नोटंगी कर रहे। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म इज सेंटीमीटर, एरिया पूछ रहा है और हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं, ये है हमारी महानता। तो ठीक है ना भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम एरिया निकाल लेंगे, L इंटू बी कर लेंगे, तो हो जाएगा क्या हमारा 121 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 77। तो 121 इंटू 77 कर लोगे, यूनिट डिजिट हमारा 7 होगा, तो हमारा 93 और 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो गया। तो कभी कभी महानता भरी कार्य कर लेने चाहिए। पूछ रखा है हमसे एरिया और हम पेरीमीटर निकाल रहे बैठ के, वही मैं सोचूं कि दो बार कैसे गलत आंसर आ सकता है, एक बार तो समझ सकते हैं। फिर कह रहा है A/B जो है ना 5/8 है, तो हमसे कह रहा है 6A - 5B, A + 2B निकाल लो। तो A बराबर 5 मान के चलो, B बराबर 8 मान के चलो, और आंसर निकाल लो। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 8, ये हो जाएगा मेरा 5 प्लस में 2 इंटू 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 40, तो -10 हो गया हमारा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 5 21। तो -10/21 कहाँ पे, ऑप्शन डी के अंदर है। तो इसको तो करने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, फटाफट हो गया। आगे देखो, एक टैंक के ना हाफ हिस्से में 120 लीटर पानी है, तो एक टैंक के 1/3 हिस्से में कितना पानी होगा, ठीक है। इफ हाफ ऑफ टैंक होल्ड्स 120 लीटर्स ऑफ वाटर, देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट 1/3 ऑफ टैंक होल्ड्स। भाई सिंपल सा है ना, देखो यार, हाफ टैंक में अगर 120 लीटर है तो फुल में कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। 1/3 कितना हो जाएगा भाई इसका, 240 को 3 से कर लो, डेट इज 80 लीटर।
ये तो फिर नौटंकी है, इसमें कुछ है ही नहीं। चलो ले, इसमें तो इंग्लिश है नहीं, इंग्लिश छूट गया है इसका, बट ठीक है मैं समझा दूंगा। हिंदी पढ़ के किसी संख्या में 12% की कटौती करने के उपरांत बची हुई संख्या से 25% की कटौती करने पर इतना शेष बचता है। तो प्रारंभिक संख्या क्या थी? मान लो ना कोई एक नंबर है x, उसमें 12% कटौती कर रहे हैं, 12% डिडक्ट करने के बाद फिर से 25% डिडक्ट करोगे ना तो उसकी वैल्यू 2508 हो जाता है। तो इनिशियल नंबर क्या है, एक्चुअल नंबर क्या है? मान लो एक नंबर है, 12% डिडक्ट कर लोगे तो 88% बचेगा। फिर इनकी वैल्यू में 25% डिडक्ट कर लोगे, कटौती कर लोगे, 75% बचेगा। अब जो इसकी वैल्यू हो गई 2508 हो गई। यहीं से कर लो जो करना है आपको। 25 से 3 बार में कट गया, 25 से 4 बार में कट गया, 4 से ये 22 बार में कट गया, और ये 11 से 2 बार में कट जाएगा, और ये 11 से देखो 11 दूनी 22, फिर 11 दूनी 22, 11 से 8 बार में। ठीक है भाई, और फिर यहाँ से ये कटेगा क्या, 11 2 से 1 1 4 बार में, फिर ये 3 से कटेगा, 3 3 9 3 8 24। एक्स की वैल्यू हो गई 38 पे, ये 2 0 बैठा दो और कुछ नहीं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो 26 देख रहे हैं। एक दुकानदार क्रमशः 30 रुपए पर केजी 40 रुपए पर केजी वाली 2 किस्म की चीनी किस अनुपात में मिलाए जिससे कि मिश्रण 33 रुपीज पर केजी बेचा जा सके? इन व्हाट रेशियो ऑफ अ रिटेलर शुड मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ शुगर कॉस्टिंग 30 रुपीज पर केजी 40 रुपीज पर केजी रिस्पेक्टिवली, सो दैट क्या है यार, सो एज टू गेट अ मिक्सचर वॉज ₹33 पर केजी। बाकी इसमें क्या है, 30-40 वाला को मिला के 33 बना दिया है। मिक्सचर एलिगेशन निकाल लो, 7:3 आ तो गया फट से। ये नोटंकी दिमाग खराब कर रहा था ये। आगे देखो, ए और बी किसी काम को मिलकर 15 डेज में कर सकते हैं। बी अकेला अगर 25 डेज में कर सकता है तो ए कितने दिन में करेगा? ये तो इजी है, ए प्लस बी मिलकर कर सकते हैं। बी की वैल्यू दे रखा है तो बी माइनस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी की कर लो। तो ए प्लस बी कर रहे हैं 15 दिन के अंदर, बी कर रहा है भाई 25 के अंदर, तो 25 - 15 वाला आंसर हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा ना हमारा, तो ये हो जाएगा 5 2 5 5 जब 25 25 125। ठीक है, ले गड़बड़ हो गया क्या कुछ? ठीक है ना, ये 5 से 3 बार में कटेगा, गड़बड़ हुआ ये नहीं इसे। तो 25 × 3 75 हो जाएगा ना, 75/2। सही है, मेरे को घटाना था, देखो 25 को मैंने घटा दिया था 15 को। ऑप्शन ठीक है। चलो आगे क्या है ना, cos 11 π/6 बराबर x है, तो x की वैल्यू बताओ भाई। पाई की वैल्यू क्या लेके चलते हैं, बोलोगे 22/7, डिग्री के अंदर लोगे 180 डिग्री लेके चला करो। cos 11 × 180/6 30 डिग्री, तो कह रहा है cos 330 डिग्री की वैल्यू बताओ। बोलोगे सर ये क्या कर दिया आप, तो कैसे निकालते हैं? 360 से वो कर लो ना, cos 360 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कितना हो जाएगा 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री माइनस थीटा अगर करोगे तो मिल जाएगा cos 330 मिल रहा है आपको, यही ना मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा थीटा की वैल्यू, क्या घटाओगे? तो 30 डिग्री घटाएंगे तो थीटा बराबर मेरा हो गया 30 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। है क्या कहीं पे, बताओ मेरे को, ए के अंदर ही है। 29 कह रहा है गुणनफल देखो 684 × 686 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए। What is the least number that must be added to the product 684 × 686 to make it a perfect square? अब कैसे बना सकते हैं हम लोग, बोलोगे ना सर इसके अंदर एक मैं लॉजिक समझाता हूं। दो अगर इवन नंबर है 2 और 4, ठीक है, ध्यान से सुनना, 2 और 4 है, तो मैं इनको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ रहा है ना। सुनो एग्जांपल, तो इसमें अगर मेरे को परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं मैं अगर +1 कर दूंगा तो 9 परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 6 × 8 क्या मिलेगा 48, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, मैं +1 कर दूंगा 49 एक परफेक्ट स्क्वायर। जब भी दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल हो, मल्टीप्लीकेशन हो, तो उनके मल्टीप्लाई में अगर 1 ऐड कर दोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 684 686 देखो, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, दो लगातार इवन नंबर है, तो भाई इनके मल्टीप्लाई में खाली 1 ऐड कर दो ना, बस सिंपल, ये एक परफेक्ट स्क्वायर देगा। बोलोगे सर तसल्ली नहीं हो रही, आत्मा ठंडक नहीं मिल रही है, आओ ठंडे पानी से नहलाते हैं तुमको।
12 × 14 करके देखो, 10 × 12 करके देखो, 8 × 10 करके देखो, कुछ भी करके देखो। मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, 8 × 10 करोगे 80, 80 में 1 ऐड करोगे 81, 81 इजंट 9, बोलोगे हाँ सर परफेक्ट स्क्वायर है। तो फिर वही तो लॉजिक है, क्यों गधा बनना है। 10 × 12 करते 10 × 12 तो 120, 120 में 1 ऐड कर दो 121, 11 का स्क्वायर मिल जाता। तो ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो फिर ये सब नौटंकी नहीं करते, अदरवाइज बैठ जाओगे दोनों को मल्टीप्लाई करने, कहोगे सर पानी पानी हो गया एग्जाम में, हम पानी पानी दूध दूध सब हो जाओगे, नहीं कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो। देखो क्या कह रहा है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30 और 20% बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बने आयतन का क्षेत्रफल जो है ना, वर्ग के क्षेत्रफल से कितना परसेंट ज्यादा हो जाएगा। भाई सुनो, मान लो एक इसका स्क्वायर मतलब वो है जो भी है 100 है, ठीक है। अब इसमें आप अगर 30% बढ़ा रहे हो, फिर 20% बढ़ा रहे हो, तो 0 0 कट जाना है, 0 0 कट जाना है। तो 12 × 12 होता है 144 में 12 जोड़ दोगे तो कहोगे सर 156 हो जा रहा है। तो मतलब इसका जो है ना 56 बढ़ रहा है, तो 56% का इंक्रीजमेंट हो जा रहा है। कुछ नहीं करना अपने को, बोलोगे सर अभी तो आपने वो वाला फॉर्मूला बताया था R1 R2 वाला, तो लो ना कर रहे हैं। हमको कह रहा है 30% बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा रहा है, इंटू 20, 30 × 100 हो जाएगा ना। पढ़ा था ना ये R1 + R2, R2 + R1 × R2/100, उस वाले से भी बना लेते, 0 0 कट जाता तो 50 + 6 = 56% हो जाता। चलो ये अपने हाथ में है, जैसे करोगे वैसे बनेगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर। कह रहे हैं ना हमसे कि दो वर्गों का क्षेत्रफल 3625 है तो उनकी परिमिति के बीच का रेशियो निकालो। द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स हैव अ रेशियो ऑफ 36:25, व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन देयर पेरीमीटर। भाई सुनो, इनका एरिया होता है A² A2 का स्क्वायर बराबर है 3625, तो A1 A2 निकालोगे, दोनों का अपना अपना साइड निकालोगे तो √3625 आएगा ना, तो 6/25, 6/5। अब भाई इनका पेरीमीटर क्या होता है, 4 × A होता है, तो 4 × 6, 4 × 5, 4 4 कट के अगेन मेरे को मिलेगा 6:5। क्या दिक्कत है, बहुत इजी क्वेश्चन तो है ये वाला, कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर, नौटंकी चल रहा है इसके अंदर, बस कुछ नहीं। आगे आओ जाओ, क्या कह रहा भाई, चक्का नचाओ भाई, बचपन में जैसे टायर नचाया करते थे। एक पहिया 100 चक्कर में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उस पहिया की त्रिज्या क्या है। व्हील ट्रेवल्स 22 किलोमीटर इन 100 राउंड्स, व्हाट इज द रेडियस ऑफ हिज व्हील, इट्स दिस व्हील्स। ठीक है भाई, ठीक है चलो कर लेंगे हम लोग। क्या हमने पढ़ा था यार, 2πr × n, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो 2 हो गया, 22/7 हो गया, रेडियस का पता नहीं है, 100 चक्कर लगा रिया है और डिस्टेंस है 22 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन हम कुछ और कर सकते हैं, बोलोगे क्या कर सकते हैं, पहले सॉल्व कर सकते हैं। किलोमीटर में डिस्टेंस दे रखा है, ऑप्शंस मीटर में दे रखे हैं ना, ठीक है भाई, चलो लास्ट में देख लेंगे उनको। तो ये 22 तो कट गए ऐसे ही, और मेरा 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 कुछ होगा, R बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 × 2 × 100, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से कुछ लॉजिक बन के आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ से तो कुछ लॉजिक बन के नहीं आ रहा है। तो मेरे से कह रहा है उस पहिया की त्रिज्या कितनी है, R हो गया 7, उधर जाके मल्टीप्लाई हो ही जा रहा है, ठीक है। मैं इसको फिर से देख लेता हूँ, क्या क्वेश्चन तो मिस्टेक नहीं है ना इसके अंदर। अरे मैंने भी गलती कर दिया, मीटर में करना था तो वो अपने आ जाता, ठीक था, कुछ भी गलती नहीं था। मैं चेक कर रहा था डेसिमल में, तो ऑप्शन है नहीं, मैंने फिर ध्यान ही नहीं दिया कि किलोमीटर में, ये सब मीटर्स में है। ध्यान से देखो, 2πrn × डिस्टेंस, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। 2 × 22/7 इंटू रेडियस हमारा कितना नहीं पता, हमारा n की वैल्यू 100 है, डिस्टेंस 22 है, 22 कट गया, रेडियस हो गया हमारा 7/2 × 100। लेकिन भाई एक मेरे को ना मीटर में चाहिए, तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज डिस्टेंस किलोमीटर में था। 0000 कट गया, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, डेट इज 35 मीटर। ऑप्शन सी, यही खोज रहे थे हम लोग, मीटर में आ गया। चलो, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी 36 दिन में कर सकते हैं, ये ठीक है। तो तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में कर रहे हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, ले ठीक है, ऐसा सवाल है भाई, चलो करते हैं फिर भी। जो भी चीजें पहले दे रखी है ना उनको लिख लो, ठीक है।
लिख लो जो जो चीज़ें हैं, ए और बी मिलकर कर रहे हैं, ठीक है, बी और सी मिलकर कर रहे हैं, तो उनको लिखो। क्या है यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ए और बी 40 डेज में एंड बी एंड सी 36 डेज में, तो कह रहा है तीनों मिलकर ए बी सी कह रहा है 24 डेज के अंदर, और पूछ रहा है हमसे बी की वैल्यू। आपसे पूछा है बी का ना, तो सिंपली ये देख लो भाई बी कहाँ पे है, या तो मेरे को सी का पता होना चाहिए या फिर ए का पता होना चाहिए, सिंपल ना। तो हम बी का निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें दिमाग लगाते हैं। ए बी सी 24 डेज एंड बच्चा इसमें हम ए बी सी का निकाल लेंगे ना, तो फिर यहाँ से ए बी की वैल्यू 40 है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 40 इंटू 24, और 40 माइनस 24 करेंगे तो इसमें से सी की वैल्यू निकल जाएगी। बोलोगे ये सब क्यों कर रहे हो, ध्यान से देखना। 40 इंटू 24 16, ठीक है, तो 4 छके 16, 4 छक 24, 4 से 10 बार पे कट जाएगा। सी 60 डेज में करेगा, तो भाई बी और सी जब 36 डेज में कर सकते हैं, तो बी करेगा कितने दिन में, 36 इंटू 60 बाई 60 माइनस 36। ओके, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा 36 इंटू 60 बटा में 24, तो 6 से कटेगा 4 बार में, 6 से ये 60 10 बार में, 4 से 4 8 32, 4 9 36, बी इज इक्वल टू 90 डेज। तो थोड़ी सी चीज़ों को हम इस तरीके से कर सकते थे, जो कि सिंपल है स्टेप्स, बाकी ठीक है, स्टेप सिंपल है तो ऐसे ही कर लो। फिर कह रहा है 2 पाइप एक टंकी से जुड़े हैं, पहला पाइप इसे 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसको 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है भाई। तीसरा एक रिसाव की वजह से ना 1 घंटे में खाली कर सकता है, तो टंकी भरने में एक साथ खोलेंगे तो कितना टाइम लेगा। देखो टू पाइप्स आर अटैच्ड विद अ टैंक, फर्स्ट पाइप कैन फिल 8 in 10 hours, ठीक है भाई, and second pipe can fill it in 12 hours. If a leakage can empty the whole tank in 8 hours, then what is required for all pipe together to fill it tank? भाई सुनो, जब एक भर रहा है तो 1/10 करो, दूसरा भी भर रहा है तो 1/12 करो, ये तीसरा चुट्टा खाली कर रहा है, तो सब मिलकर कितने दिन में कांड करेंगे, यहाँ से निकाल लो। एलसीएम हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 12 बार में, ये 10 बार में, और ये हो जाएगा हमारा 12 बार में। कोई शक? नहीं रुको, ये तो 8 था ना, 8 आवर्स में दे रहे हैं, तो भी एलसीएम तो वही हो जाएगा ना, इनका एलसीएम तो दिक्कत नहीं है, एलसीएम में कोई चेंज नहीं होंगे, तो ठीक है ना। 12 से कितने बार में कटेगा, 15 8 120 से होता है, तो कितना हो जाएगा भाई, 22 में से 15 ले जाओगे तो मिल जाएगा आपको 7 बटा में 120, मतलब उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा 120 बटा में 7 आवर्स में ये पूरा का पूरा भरेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे भाई। ए और बी किसी काम को है ना 12 दिन में, कहाँ मैं पढ़ता हूँ, ये 12 इधर 8 दिन में, 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। बी और सी 12 दिन में कर रहे हैं, ए और सी एक साथ 16 दिन में करते हैं, तो ए कितने दिन में करेगा, ठीक है भाई। देखो जो कह रहे हैं ना कि ए और बी मिलकर इसको 8 दिन में कर रहे हैं, बी और सी इसको 12 दिन में कर रहे हैं, ए प्लस सी कर रहा है 16 दिन में, ए का पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या पढ़ाया था, जो जिसके अंदर ए नहीं है उसको माइनस कर दो, 2/1/d1 प्लस 1/d2 माइनस 1/d3। तो मेरे को ए को निकालना है, तो ए इसके अंदर नहीं है तो मैं इसको माइनस करूंगा, 1/8 1/16 1/12, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 इंटू 6 96, 12 8 96, और 8 से तो कट ही जाएगा, ठीक है, तो 96 एलसीएम हो जाएगा इसका, तो 12 8 96 हो जाता है, 16 से 6 बार में कट जाएगा, और ये 12 बार में 8 बार में, ये ऊपर 2 हो गया, तो 2 इंटू 96 हो गया, और ये 18 में से 10 गया 8 हो जाएगा, तो क्या कटेगा 5। 96/5 डेज के अंदर ए इस काम को कंप्लीट कर रहा होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं भाई। 36 नंबर क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है यदि एक संख्या ना 1, मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड है पूरा, माथा खराब कर रहा है, 1005x4 है, is completely divisible by 8, then the smallest integer in place of x will be what? भाई देखो यहाँ पे ना हम 8 को कह रहा है, तो 8 क्या है 2 का क्यूब, तो लास्ट 3 डिजिट जो है ना मेरे को ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये मतलब ठीक है चलेगा, क्यूब है ना 2 का, इसलिए मैं कह रहा हूँ लास्ट के 3 डिजिट, अगर ये स्क्वायर रहता है तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से क्या हो जाते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, अगर ये 5x4 अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। तो मैं अगर इसको ले जाऊंगा, यहाँ पे कह रहा है स्मॉलेस्ट इंटीजर रखो,
मैं अगर जीरो यहाँ पे रखता हूं, अगर मैं जीरो रख दूंगा यहाँ पे, तो क्या ये कटेगा? ठीक है, तो 8 से कट जाएगा ना, ये कट गया। तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ अब इसके अंदर, जीरो रख के ही काम चल गया। स्मॉलेस्ट तो वैल्यू वही है ना स्मॉलेस्ट में। लेट मैं मान के चल रहा हूँ 504 रख रहा हूँ, तो कट जा रहा है मेरा ये। तो अगर ये जीरो से काम नहीं करता तो 1 चेक करते, 1 से नहीं करता तो 2 चेक करते, जब उससे भी काम नहीं करता तो सी को आंसर कर देते हैं। स्मॉलेस्ट वैल्यू का है, इसलिए मैं सबसे छोटा वैल्यू चेक कर रहा हूँ। सिंपल। कह रहा है इफ एक्स वाई जेड आर 3 इंटीजर्स सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। कह रहा है 3 इंटीजर है, एक्स और वाई की वैल्यू भाई तुम्हारी 8 है, वाई जेड की वैल्यू 13 है, जेड प्लस एक्स की वैल्यू 17 है। तो एक्स स्क्वायर बाई जेड वाई या फिर वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों के अंदर जोड़ सकते हैं। तो मेरे को मिलेगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये क्या मिलेगा 7 3 10 18 और ये हो जाएगा 38। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी बच्चा, एक्स वाई जेड की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 19। ठीक है भाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू मेरे को 8 कह रहा है, तो z बराबर क्या हो जाएगा 19 माइनस एक्स बराबर 11। तो z तो निकल गया। और फिर कह रहा है वाई जेड की वैल्यू 13 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा सर 19 माइनस 13 बराबर हो जाएगा 5, सॉरी 6। मेरा z का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो क्या है z तो निकल गया ना, y की वैल्यू मेरे से पूछ रहा है। तो जेड एक्स की वैल्यू 17 है, तो मैं 19 में से घटा सकता हूँ, तो मेरे को मिल गया 2। ठीक है ना भाई, x की वैल्यू क्या मेरे को मिला 6, तो 6 का स्क्वायर बटा में 11 इंटू 2। ठीक है, 36 बटा में 11 इंटू 2, तो ये मैं कटाऊंगा ना, तो 18 हो जाएगा, 18 बटा में 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं फास्ट चल रहा हूँ बिकॉज ये प्रैक्टिस क्लास है, पॉज करके करते रहो। ठीक है, चलो 39 कह रहा 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य। अरे ये तो पिछली बार का एकदम एग्जैक्ट यही सवाल पूछा हुआ था। 5 का सेलिंग प्राइस जो है ना 3 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस बता दो। तो भाई कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये मेरे को बताओ। 5/3, तो ऑब्वियस से चीज है, यहाँ पे मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बोलोगे हैं ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसे कैसे हो रहा है, मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा है क्या, बीच में क्वेश्चन छूट गया, उसको भी कर लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। मेरे को नंबरिंग से लगा कि मैं भाई अभी तो 36 कर रहा था, 37 कर रहा था, सडनली मैं 39 पे कैसे आ गया। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि लॉस हो रहा है। 5 रुपए में खरीद के 3 रुपए में बेच रहा हूँ, 2 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 25 का कितना परसेंट है भाई, 40% है। ठीक है, तो 40% का लॉस बी के अंदर है। 38 देख लो, और कुछ नहीं छूटा है ना, नहीं। 38 देखो क्या कह रहा है, यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर क्या प्रतिशत है। मान लो 100 रुपए का खरीदा, सेलिंग प्राइस हमने किया 120। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो मेरे को प्रॉफिट कितना हो गया, 120 रुपीज सेल किया, प्रॉफिट 20% का हो गया ना, ये अज्यूम कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट जो है ना सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, यही तो पूछ रहा है, ये बताओ आप। कट गया यहाँ से 6 बार में, मतलब 50/3, 3 और 50 से कट जाएगा, 50/3%। बस इसमें कुछ कहा नहीं था। कह रहा है जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस पे 20% है, तो वो सेलिंग प्राइस पे कितना परसेंट हो जाएगा। तो भाई 20 सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, निकाल लो। 40 नंबर क्या कह रहा है भाई, देखो डबल बेड की कीमत 7500 रुपए है, 7500 है, मार्क प्राइस है। ठीक है, फिर शॉपकीपर क्या कह रहा है, 2 डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट 8%, 5%, 2 नहीं 3 दे रखा है, और 2% का डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है, 75%, 7500 पे 3 बार डिस्काउंट दोगे, 8% बोले तो 92% पे सेल करोगे, 5% बोले तो 95% पे सेल करोगे, 2% बोले तो 98% पे सेल करोगे। बोलोगे इजी तो है बच्चा, कैलकुलेटिव है, इजी तो है बट टाइम टेकन है। 100 तो 0 कट जाएगा। ठीक है, 25 से 3 बार में, और ये 25 से 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कटेगा, 4 से ये 4 दूनी 8 और 4 3 12 कट जाएगा। और कुछ कटेगा, बोलोगे नहीं। तो 3 इंटू 23 इंटू 95 इंटू 98 को ना 100 से डिवाइड करना होगा, जो वैल्यू आएगा। तो क्या लगता है चीजें इतनी आसान है,
करने की कोशिश करो। अब ये हो सकता है हमारा 3 3 9 3 दूनी 6, 95 इंटू 98, तो मैं कर सकता हूँ ना 9 5 45, 8 5 40, तो 0 हो जाएगा एक तो, ठीक है। और इन दोनों को मैं 69, मैं ऐसे शॉर्टकट में देख लेता हूँ करके, तो ये हो गया ना 9 5 45, 6 5 30, ठीक है। 4 हो जाएगा 34, 9 9 81, कितना था ये 94 था ना, 9 9 81, एक तो मतलब मेरे को यहाँ पे 55 आ रहा है। अब मेरे को 55 ना 98 में 55 को करूंगा मैं अगर, तो 8 5 40, 9 5 45, 5, तो ये 8 5 40, मेरे को लास्ट में 50 आंसर आ रहा है। और एक चीज और है ना, 50 तो इसमें भी है, बट वैल्यू शुड बी इन डेसिमल, बिकॉज ऑप्शन पे ध्यान देना और 100 से डिवाइड देना है। तो मेरे को लास्ट में 100 से मैं डिवाइड दूंगा और लास्ट में मेरे को 50 आना चाहिए, तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं मेरे पास 6500.50 आएगी। अब मैं पूरा बिना कैलकुलेशन किए हुए भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों की मदद से देखो किस तरीके से निकाल रहा हूँ। तो वही कांड करा करो, एग्जाम में बैठ के पूरा कैलकुलेशन करोगे, टाइम है तो चलेगा, नहीं टाइम है तो फिर दिमाग का दही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यही कह सकते हैं हम। लेकिन मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करा है, शायद इसके अंदर डी आंसर नहीं होगा इसका। मेरे को अभी याद आया कि हमने एक चीज़ जोड़ा नहीं था वहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार इसको पूरा कैलकुलेट ही कर लेता हूँ, फिर पता नहीं गलत आंसर आ जाएगा तो कहोगे गलती बता दिया। पूरा कैलकुलेशन कर लो। मेरे को डाउट आया, पता है क्यों? क्योंकि मेरे को याद आया कि मैंने एक हासिल को छोड़ा था, उसके हिसाब से ये आया। अगर मैं 4 उसमें जोड़ा होता तो लास्ट में 5 में अगर 4 में जोड़ देता तो ये 90 आ जाता है ऐसे कुछ, तो फिर उसका आंसर तो ये हो जाएगा फिर उस हिसाब से, ठीक है। करके देख लो एक बार, मैं खुद डाउट में आया बिकॉज मैं तो छोड़ा था इसलिए। तो 69 इंटू 95 करोगे, ठीक है, तो 9 5 45, 6 5 30, 4 34, 9 9 81, 9, ठीक है। यही पे करके देखो, हम आगे क्यों चेक करेंगे, आदत से मजबूर है और कुछ नहीं। 8 5 40, 8 5 4 40 44, ठीक है। देखो 9 5 45, यही वाला 4 मैंने जोड़ा नहीं था उस समय, तो ये तो लास्ट में 90 आ रहा है ना, तो ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वही चीज मैं कह रहा हूँ ना कि लास्ट में मैंने जो जोड़ा नहीं था मेरे को याद आया अभी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इसमें भी मेरा तरीका गलत नहीं है, मेरी आदत गलत है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में रहता हूँ, और आप स्पीड में रहोगे भी, मेरे को बोलना अगर नहीं रहेगा ना तो चीज़ें सही होंगी। अगर आप मेरी जगह रहोगे और एग्जाम में करोगे तो चीज़ें सही होंगी, आप टेंशन मत लो कि गलत हो सकती है, बिल्कुल भी गलत नहीं होंगी, बिकॉज आपको तो एग्जाम में बोलना थोड़ी रहेगा, मेरे को तो यहाँ पे बोलना रह रहा है, तो थोड़ा सा उस पर इफेक्ट आता है। बट आपको जब बोलना नहीं रहेगा ना तो चीज़ें और भी ज़्यादा जल्दी हो जाएंगी, तो आप उसका टेंशन ना लो, ठीक है। और करना है ऐसी जो मैंने भी सिखाया, पूरी पूरी कैलकुलेशन नहीं, मतलब ये चीज़ तभी समझ में आएगा जब आपने मैथ में प्रैक्टिस की होगी। अगर मैथ में अच्छी खासी प्रैक्टिस की और स्पीड नहीं बढ़ रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे करो। देखो भाई क्या कह रहा है, 4 घंटियां हैं 8 12 और 16 28 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, वे 1 बजे एक साथ बजती हैं, वह पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी भाई, ठीक है। 4 bells ring at interval of 8 12 16 and 28 seconds. They started ringing simultaneously at 1 o'clock. 1 बजे बजती हैं, ठीक है। At what time will they again ring simultaneously? क्या है भाई simultaneously, ठीक है। चलो ऐसे में तो इनका एलसीएम निकालते हैं, तो बकैती कर रहे थे हम लोग और कुछ नहीं। इनका एलसीएम ही निकालते हैं ना, जब घड़ी हो, एक ग्राउंड पे सारे बच्चे दौड़ रहे हो, या फिर एक साथ कुछ भी चीजें घंटियां बज रही हो, तो फिर सिंपल ही है ना, अलार्म बज रहा हो तो उनका तो एलसीएम निकाल लेते हैं। जो भी उनका एलसीएम आएगा उसके बेसिस पर निकाल लेना आप। ये 4 से करोगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 6 16, 4 7 28, 2 से ले जाओगे, 3 दूनी 6, 6 7 42, 42, 4 दूनी 8, 336 हो जाएगा इनका एलसीएम। तो 336 सेकंड पर एक साथ बजेंगी। तो अगर वो 1 बजे बजती हैं, ठीक है भाई, तो इनको अगर मैं घंटे में मिनट में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये, तो कितने बजे हो जाएगा, कितने बजे वापस से बचेंगे। अगर मैं इसको सेकंड्स में आ रहा है ना, सेकंड्स में ही है, मिनट में मैं कन्वर्ट करता हूँ तो 6 5 30, तो 5 मिनट 36 सेकंड्स, यही ना। तो 1 बजकर 5 मिनट 36 सेकंड पे वापस से सब चुट्टा बजेगा, ऑप्शन सी में है, ठीक है। चलो कह रहा है भाई ए और बी की वैल्यू जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है, ए एंड बी की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू बता दो क्या हो जाएगा। तो आप यू भी कर सकते हो ना, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आप ए और बी की यहाँ पे वैल्यू ले सकते हो 6 और 4, 4 इंटू 6। बट मैं कहूँगा ये ज़्यादा सिंप्लीफाई कर, मतलब सिंपल है ये, ठीक है ना।
क्योंकि क्यूब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। अब ये कह रहा है 10 का क्यूब तो सिंपल है, अब 6 का क्यूब 4 का क्यूब अलग अलग करके जोड़ने से अच्छा कि 10 का क्यूब कर दो 1000। अब 3ab का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 24 इंटू 10, तो 24 तिहाई 72, 72 में 10 मल्टीप्लाई करोगे 720, 1000 में 720 घटा लोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 280। तो ये काफी इजी मेरे को लगता है, ठीक है ना। अगर मैं दूसरा तरीका यूं कर सकता था कि मैं दोनों साइड क्यूब करने का जरूरत करता, दुस्साहस करता और अपने आप को बर्बाद करने की दुस्साहस करता। अगर ये असिस्टेंट कमांडेंट में पूछ रहा है ऐसे सवाल तो ठीक है कर लोगे, टाइम बहुत रहता है, लेकिन नाविक एग्जाम में पूछ रहा है ना ना भैया रिस्क मत लेना, टाइम की बहुत ही किल्लत रहती है वहां पे। एक स्कूल में 550 छात्र हैं। इन अ स्कूल देयर आर 550 स्टूडेंट्स। लड़कों और लड़कियों का रेशियो जो है ना 6:5। द रेशियो ऑफ द बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स इज 6:5। कितनी और लड़कियों को इस स्कूल में शामिल हो जाना चाहिए ताकि रेशियो 5:6 हो जाए। हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड ज्वाइन द स्कूल सो दैट द रेशियो बिकम 5:6। अब देखो मैं ये जो सिखाया था ना 6:5 5:6 को क्रॉस, इसमें नहीं रूल अप्लाई होगा, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को बढ़ाने हैं, गर्ल्स में ऐड करने हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में ऐड करने रहते तो वो लगा लेते हैं। अब उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम बताएंगे कि 550 में ठीक है ना, अभी रहने दो, हम डेटा को निकाल सकते हैं या फिर यू भी कर सकते हैं, 6x 5x की वैल्यू लेके चल सकते हो कि मान लो, नहीं मजा नहीं आएगा ऐसे, कि मान लो 550 बॉयज है ना, 550 है ना, तो इसमें लड़के कितने हैं, 6/11 है, बॉयज हो जाएंगे तो ये 50 मतलब बॉयज हो जाएंगे 300, तो गर्ल्स हो जाएंगी 250। तो भाई 300 लड़के 250 लड़कियां, इसमें 100 और लड़कियां डाल दोगे 5/6 हो जाएगा, तो 1800 मेरे को मिल गया, और ये 25 25 125 और ये हो जाएगा 5x। तो मैं उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लूँ, माइनस करा लूंगा तो 550 हो जाएगा और 5x की वैल्यू, तो ये कट के मेरा हो गया 110। तो मतलब मेरे को x की वैल्यू और ऐड करनी थी लड़कियों में, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ भाई 110 लड़कियां बढ़ा दूंगा तो इनकी रेशियो हो जाएगी 5:6। ठीक है, बस सिंपल सा कैलकुलेशन था। 44 क्या कह रहे हैं, तीन संख्याओं का रेशियो 1/2 2/3 3/4 है। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। द स्मॉलेस्ट नंबर इज व्हाट, सबसे बड़ी और छोटी संख्या की जो बीच का अंतर 27 है, तो सबसे छोटी नंबर बताओ। तो भाई रेशियो को जो फ्रैक्शन में इनको एग्जैक्ट रेशियो में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसके साथ ना, इस जेठालाल के साथ इन दो बबीता जी के साथ चक्कर चलवा दूंगा, तो 1 × 3 × 4 कर दूंगा रेशियो। इस जेठा जी के साथ ना मैं बाकी के दो बबीता जी के साथ चक्कर चला दूंगा, 2 × 4 हो जाएंगे। और इस जेठिया के साथ ना मैं इस 2 और 3 का फेयर करा दूंगा, तो 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये मेरा 12 हो गया। तो कट के फिर 4 × 12 4 × 16 4 × 12 हो जाएगा। ठीक है, मेरा कट के हो गया। तो दो बड़े वैल्यूज के बीच का डिफरेंस है ना, हमने यहाँ पे देखो फिर एक बकैती करा है, 18 को 12 लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे 18 होगा ना, ठीक है। तो अभी कटेंगे क्या किसी चीज से, अब तो 2 से ही कर सकते हैं ना, 6 8 9 में ये इनका रेशियो आ गया। ठीक है भाई, कोई शक नहीं। तो बड़े वैल्यू और छोटे वैल्यू 9 और 6, 9x और 6x की वैल्यू जो है ना, बीच का अंतर 27 है, तो 3x बराबर हो जाएगा 27, x बराबर हो जाएगा 9। कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 6x, तो भाई 6 × 9 बराबर हो जाएगा 54 ना, 54। चलो 45 क्या कह रहा है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 1 रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स है, 5:7:9 के रेशियो में। यदि बैग में कुल राशि 430 रुपीज है तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं भाई, तो मैं 50 पैसे को 1/2 रुपीज रख सकता हूँ, इसको 1/4 रुपीज लिख सकता हूँ, कोई शक नहीं। तो मान लेते हैं ना कि ये जो है ना 5x रुपीज है, 7x के रेशियो में है, 9x के रेशियो में है, तो 1x के टोटल कितने रुपीज है भाई, मेरे को 1 रुपीज के टोटल कितने, 1 के 1 रुपए के कितने रुपीज है भाई, तो 5x रुपीज हो जाएंगे। अब ये 50 पैसे के कितने हो जाएंगे, कह सकते हो ना 7, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x बटा में 2 रुपीज, और ये हमारा हो जाएगा 9x बटा में 4 रुपीज। इनको ऐड करेंगे तो 430 रुपीज सारे बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 ही होगा, तो ये होगा 20x प्लस में 14x
ये 9x हो जाएगा, डेट इज 430। तो क्या कर सकते हैं, 9 4 13, तो हमारा 23 और 20 43 6 बराबर 430 इंटू 4। तो ये मेरा यहाँ से 10 बार में कटेगा, x बराबर हो जाएगा 40। तो कह रहा 25 पैसे के कितने सिक्के हैं भाई, ये चीज़ बता दो। 25 पैसे का वो रेशियो कौन सा है, 25 पैसे का जो है ना ये 9 वाला है ना, ये 9 वाला है। तो 9 इंटू 40 कर लो, 360 सिक्के हैं 25 पैसे के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 46 नंबर में। त्रिभुज है, दो त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर ओ का क्षेत्रफल जो है ना भाई 3:5 और उनकी ऊंचाई का रेशियो 5:3 दे रखा है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के आधारों का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, कर लेंगे हम। ये मान लो हम ना, ये ट्रायंगल कहानी की कौन सा ट्रायंगल है, तो यही ट्रायंगल लेके चलते हैं, बिकॉज हाइट का दे रखा है मेंशन, तो हाइट इजीली निकल जाता है इससे। पी क्यू आर है हमारा, ठीक है। इनका एरिया कह रहा है, ये मान लो 3x है, ये 5x है, ठीक है, ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ। और उनकी हाइट जो है ना, मान लो ये 5x और 3x है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल सा पता है ना, ये हो जाता है ना, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस। तो कह सकते हो बेस इंटू हाइट, और परपेंडिकुलर को हाइट ही कहते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो भाई इनका कह रहा है ना आधारों का अनुपात पूछ रहा है मेरे से, तो 1/2 कट गया, ठीक है। और इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:5, ऐसा मान के चलो एरिया का। तो ये हो जाएगा, बेस तो मेरे को पता ही नहीं है, हाइट पहले वाला का मान लो 5 मान के चलो, बेस दूसरे वाले का मेरे को पता नहीं है, दूसरे वाले का हाइट 3 मान के चलो, और ये है 3 5। तो बेस 1 और बेस 2 क्या हो जाएगा, ये उसके साथ और ये इसके साथ, 9/25। ठीक है भाई, चलो 47 देखो क्या कह रहा है, एक पतंग की डोर है ना 30 मीटर लंबी है, या 36 के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, जमीन के ऊपर पतंग की ऊंचाई कितनी होगी। अरे भाई एक पतंग जब आसमान में उड़ रही है ना, तो एक चीज याद रखना आप, कि इसकी धागा जो होती है ना, जो स्ट्रिंग होता है इसका, वो हमेशा तिरछा होता है, बिल्कुल सर के ऊपर पतंग नहीं उड़ रहा होता है। लेकिन जमीन के नीचे से मेरे को वो हाइट नापना है, तो ये मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है, डोर है मेरा, जिसकी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी। अब मेरा ये वर्टिकल क्या है, ये हमसे हॉरिजेंटल पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, मेरे को ये पता नहीं है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो भाई देख लो इसमें हाइट है, क्या हाइपोटेनियस दे रखा है और परपेंडिकुलर देख रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ठीक है भाई। तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा हाइट बटा में 30, हाइपोटेनियस बाई 30, या फिर आप परपेंडिकुलर बाई 30 जो भी मान रहे हो ना। तो 60 की वैल्यू क्या होती है, ये चीज बता दो आप, √3/2, और हाइट मान लो जमीन से इतना है, तो ये हो जाएगा 15, हाइट हो जाएगा 15√3। ऑप्शन में है, नहीं है क्या, डी में है ये चीज। चलो, वह संख्या जिसका वर्ग, संख्या जो मान लो ना, द नंबर n हुज, n इसके अंदर नहीं लिखा, n वह संख्या जिसका वर्ग संख्याओं 825 और 495 के वर्ग के अंतर के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करो। भाई देखो n एक नंबर है, स्क्वायर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 825 और 495। भाई n का स्क्वायर किसके बराबर है, किसके बराबर है भाई, 825 के स्क्वायर और 495 के स्क्वायर के बराबर है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, बोलोगे यही सर हम नहीं डरते हैं ऐसे सवालों से, हम बाहुबली है। देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम n स्क्वायर बराबर कह सकते हैं 825 प्लस में 495, फिर 825 माइनस 495। डेटा ठीक से लिखा ना हमने, 825 495, ठीक है। तो हम n स्क्वायर बराबर, n बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर कर दो स्क्वायर को इधर लाके। अब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 5 10 3 10 2 12, ये 8 4 12 और 1 13, ठीक है, इंटू हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा इधर, ठीक है, 12 में से 9 गया 3 और 7 में से 4 गया 3, सही है भाई। अब क्या लिख सकते हैं इसको हम, 4 3 12 4 3 12, हम 1300 ना 1320 को तोड़ सकते हैं 4 इंटू 330 में, और 330 ऑलरेडी एक है, तो 2 बार 330 है और 1 बार 4 है, 4 बार निकलेगा 2 मिलेगा और 1 बार 330 निकलेगा,
जोड़ दो, 660 हो गया हमारा, मल्टीप्लाई कर दो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो इसको दो पार्ट में कर देते हैं क्या? एक पार्ट इसकी बहुत बड़ी बन रही है, हम दो पार्ट में ही कर देंगे ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो। पार्ट 1 पार्ट 2 कर देंगे इस वीडियो के, ठीक है? दोनों एक ही दिन अपलोड कर देंगे। यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 36 सेंटीमीटर है तथा 48 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा भाई? कैसे निकालते हैं हम लोग? डायगोनल दे रखा है ना आपसे। मान लो D1 हमारा क्या है, 36 है, D2 हमारा 48 है, तो उसका समचतुर्भुज का परिमाप निकाल लो। तो साइड बराबर क्या होता है बताओ मेरे को? रूट अंडर डायगोनल 1 का हाफ करके ना उसका स्क्वायर करते हैं, और फिर डायगोनल 2 का हाफ करके स्क्वायर करते हैं। यही ना पढ़े हैं हम लोग? तो यही कांड करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक साइड पता चल जाएगी तो हम बाकी चीज तो ऐसे ही कर लेंगे। तो 36 बटा में 2 करोगे स्क्वायर, प्लस में 48 बटा में 2 का स्क्वायर, तो कह सकते हो ना 18 का स्क्वायर बटा में 24 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ए बराबर हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324 हो जाता है, और ये कितना हो जाए 576 हो जाता है। 6 7 8 और 1 9, 900 हो जाएगा हमारा। तो 30 का हो गया ना, ए की वैल्यू 30 हो गई। तो कह रहा है उसका परिमाप कितना है। ठीक है, तो भाई पेरीमीटर कितना हो जाता है समचतुर्भुज का? चारों साइड इक्वल होंगे तो 4a हो जाएगा, 4 × 3 30, 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला बस याद करना था और कुछ नहीं। कह रहा है एक आयताकार पार्क को एक नया रूप दिया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप लंबाई इसकी 50% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, और पार्क का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है तो उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी हुई? और रेक्टेंगुलर पार्क वाज डिजाइंड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स which its length increased by 50% if the area of the park remained unchanged, then by how much percentage had the width been reduced? भाई देखो width इसका कितना रिड्यूस होगा, तो जब भी परसेंटेज कमी निकालना हो, ठीक है, डिक्रीज कितना हो रहा है ये निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x इंटू या फिर r इंटू 100 बटा में 100 प्लस x। अगर मेरे को परसेंट वृद्धि निकालना हो, इंक्रीज करना हो, तो कैसे करते हैं? x इंटू 100 बटा में 100 माइनस एक्स। तो मेरे से ये पूछ रखा है, तो r% 50 है बटा में 100, तो ये कट जाएगा 3 बार में, तो 100 बचा 3%, दैट इज 33.33%। ऑप्शन सी। ठीक है, मैं इसका पार्ट 2 ना फिर से लेके आऊंगा। सारे क्वेश्चन देखो मेरे पास सेट है ऑलरेडी, इसमें कुछ देखो खोजना नहीं है, बट ये इतनी वीडियो लेंदी हो जाएगी ना कि आप पढ़ने में बोर हो जाओगे, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 आज ही करा के और फिर इसकी पीडीएफ जो है ना आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। बाय द वे हमारे मॉक टेस्ट को आप बाय कर सकते हो जो स्टडी ऐप से, एंड जो पेड पीडीएफ है उनको बाय करके एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लेना। जीके की, साइंस की, रीजनिंग की, मैथ की, इंग्लिश की, जो भी चीज की रिक्वायरमेंट है आपको, आप हमारी टीम को व्हाट्सअप कर लो 7279047787 और पढ़ लो। चाहे आप जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो, डीबी की कर रहे हो, यांत्रिकी कर रहे हो, या फिर कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट जीडी और टेक्निकल की कर रहे हो, किसी भी चीज की, ये सारे पीडीएफ आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है और बहुत हेल्पफुल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, एग्जाम के बाद प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर दो और स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।